तो सबसे पहले बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लाइव में श्रेषी जिंदल, ओमांश, सृष्टि, गुरजोत, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आज हम ग्रुप 2 शुरू कर रहे हैं। ग्रुप 2 में आपके कितने पेपर हैं? 4 पेपर हैं। ग्रुप 2 में आपके 4 पेपर हैं। 4 में से 2 पेपर आपके लॉ के हैं और 2 पेपर आपके प्रैक्टिकल्स हैं। और एक जो बच्चों मिथ रहती है कि प्रैक्टिकल है तो क्या होगा, मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल तो है, मैं आप लोगों के दर्द समझता हूं। सीएस वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर सेम टाइम पर एक अच्छी बात है वहां पर कि वो एमसीक्यू पेपर है आपके। तो 2 पेपर जो आपके एमसीक्यू वाले हैं वो एक है सीएम में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोनों एमसीक्यू पेपर है, दोनों प्रैक्टिकल पेपर है। अच्छा सच बताओ, स्कोरिंग पेपर है। लॉ धोखा दे सकता है आपको, ये कभी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि यहां पर बेटा एमसीक्यूज में आपको एक ऑप्शन टिक करना है। अगर सही हुआ तो पूरे ही मार्क्स मिलेंगे ना। बट 5 नंबर का लॉ में क्वेश्चन आप लिखकर कंटेंट आए, हो सकता है वो 2 ही दे, हो सकता है उसमें से 3 ही नंबर दे, जरूरी नहीं कंप्लीट मार्क्स दे वो। तो ये 2 पेपर स्कोरिंग है। तीसरा पेपर आपका ईबीसीएल का है बेटा, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। और लास्ट पेपर आपका है एसएलसीएम, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। ये 2 लॉ के पेपर है, दोनों सब्जेक्टिव हैं। और ये दोनों आपके क्या हैं? प्रैक्टिकल बोलूंगा बेटा इसको। लॉ कंप्लीट थ्योरी है, ठीक है, बट थ्योरी टेक्निकल है। जैसे आप ग्रुप 1 में भी आप पढ़कर आए हो, कंपनी लॉ, जेआईजेल। लॉ का मतलब थ्योरी नहीं है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं जो समझने पड़ते हैं। एसएलसीएम में कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन एग्जाम में आता है 10 से 15 नंबर का। म्यूचुअल फंड के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल वो करेंगे हम। तो ये कंप्लीट लॉ बेस्ड है, सब्जेक्टिव है, कंप्लीट प्रैक्टिकल है। और सबसे अच्छी बात ये क्या है, एमसीक्यूज है। तो ये सब्जेक्टिव ना होने की वजह से स्कोरिंग हो जाता है, और ये सब्जेक्टिव होने की वजह से लॉ कम स्कोरिंग रहता है। तो लॉ में आप अच्छा भी लिख कर आते हो, बट आप कंफर्म नहीं हो, आप श्योर नहीं हो कि सामने वाला आपको पूरे मार्क्स देगा। पर जब आप एमसीक्यूज ठीक करके आते हो तो आप श्योर हो कि भैया अगर ठीक है तो क्या मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो एक अच्छी बात है, बैलेंस है ग्रुप। ये ग्रुप 1 की बात करूं, ग्रुप 1 बैलेंस नहीं है, सच बताऊं आपको। आईसीएस है जो न्यू सिलेबस ला रहा है, उसमें भी ग्रुप 1 को उसने बैलेंस नहीं करा। बैलेंस इसी तरह से हो सकता है, नए सिलेबस में उन्होंने एक चीज कर दी है, अगर आप लोगों को पता हो तो लॉ 80 नंबर का तो सब्जेक्टिव आएगा, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, जो नया सिलेबस आ रहा है आपका 2023 में। तो ये अच्छी बात है कि बैलेंस करने के लिए 20 नंबर के क्या डाल दिए, ऑब्जेक्टिव। नहीं तो ग्रुप 1 आपका ज्यादा मुश्किल है। 3 पेपर सब्जेक्टिव है और तीनों बड़े बड़े हैं, सीएलबी, एसबी, ईसीबी। और जेआईजेल थोड़ा शॉर्ट है, ऊपर से टैक्स बहुत बड़ा, बट टैक्स इकलौता क्या है, ऑब्जेक्टिव है। बट ग्रुप 2 बैलेंस है, 2 ऑब्जेक्टिव 2 सब्जेक्टिव। तो अगर मैं बोलूं पास करना इजी है, यस पास करना इजी है, मुश्किल नहीं है। कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ोगे अच्छे से पास कर जाओगे, बट थोड़ा सा ग्रुप बैलेंस बोलूंगा इसको, क्योंकि 2 पेपर एमसीक्यूज हो जाते हैं, 2 पेपर सब्जेक्टिव है। एमसीक्यू से ये फायदा, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप स्कोर अच्छा कर लोगे, कहीं मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है। अब आती बात, सर हमने ग्रुप 1 के एग्जाम दे रखे हैं, व्हाट इफ अगर ग्रुप 1 का रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ जाए और हमने कोचिंग शुरू कर दी ग्रुप 2 की। भाई आप सब लोग ग्रुप 2 शुरू कर रहे हो आज से, अब ग्रुप 2 आज से शुरू कर रहे हो फॉर जून 23। और सही बात भी, अगर आप शुरू नहीं करोगे, अगर आप रिजल्ट का वेट करोगे 25 फरवरी तक, तो मार्च में आपके बैचेस शुरू होंगे। और तब तक क्या होगा, मार्च अप्रैल मई 3 महीने में सिलेबस हो ही नहीं पाएगा। तो श्योर शॉर्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक मैं ये मानकर चलता हूं आप सब पास हो। इन केस अगर कोई बच्चा नहीं होता और ग्रुप 2 साथ पढ़ रहा है, करीबन 40 to 50% सिलेबस तो वैसे ही कर लोगे आप। लॉजिकल सोचो, जनवरी से लेकर फरवरी एंड तक 2 महीने में क्या हो जाएगा आपका। भाई अप्रैल तक तो मुझे फ्री करना है आपको, मई तो आपको सेल्फ स्टडी का मिलना है, 4 महीने में सिलेबस करवाना है। उसमें से पहले 2 महीने आपका कितना सिलेबस हो जाएगा, 50% हो जाएगा। आप ग्रुप 1 को बिल्कुल मत छुओ। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो ग्रुप 2 ही पढ़ना है, अगर नेगेटिव आ जाता है तो बेटा सिंपल सी थ्योरी है, 50% तो आपने ग्रुप 2 ऑलरेडी क्या करा है, पढ़ ही लिया है, 50% और पढ़ लो। और ग्रुप 1 के लिए लास्ट में कुछ टाइम निकाल लेना। ऐसा तो नहीं ग्रुप 1 आपने पढ़ा ही नहीं होगा, बिल्कुल तैयारी नहीं करोगी कि बिल्कुल आता जाता नहीं होगा पेपर देकर आगे, क्यों? तो अगर मान लीजिए इन केस अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता तो फिर आपको दोनों ग्रुप साथ मैनेज कर दोगे। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर आप ऐसा करने वाले तो ग्रुप 2 छोड़ दो, पहले बता रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप 1 का एग्जाम देकर आए,
ग्रुप टू शुरू कर ली। ग्रुप वन का रिजल्ट अभी कब आएगा? 25 फरवरी में। तब तक वो सोच हम पास हो जाएंगे। भैया दूसरा एंगल भी सोच के चलो, फेल हो जाओगे। अब वो जब रिजल्ट आता है तो उनको धक्का लगता है, हम क्या हो गए? फेल हो गए। फिर कहते नहीं सर, कुछ का डिसीजन कैसे, तो ग्रुप टू लीव करके ग्रुप वन तुम दोबारा करो। तो तुमने 50% जो कोर्स करा वो 2 महीने तुमने वेस्ट कर दिए। कुछ और चालाक होते हैं, कुछ और इंटेलिजेंट होते हैं, वो कह रहे नहीं नहीं अब ग्रुप टू तो कर लिया ना, अब ग्रुप टू ही करते हैं। और ग्रुप वन को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, अगले दिसंबर में देंगे। तुम ग्रुप वन को 6 महीने छोड़ दोगे, आपको लगता है ग्रुप वन 6 महीने बाद जब तुम दोबारा उठाओगे तुम्हें याद होगा कुछ? दोनों अप्रोच गलत है। अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है किसी बच्चे का तो उसके लिए एक ही अप्रोच है बचती, क्या? ग्रुप वन को साइमल्टेनियसली साथ लेके चलोगे आप। अगर आप ये सोचो कि मैं ग्रुप टू चला लूं और ग्रुप वन अभी छोड़कर कब दूंगा? अगले अटेम्प्ट में, तो भैया तब तक तो ग्रुप वन का तुम कंटेंट ही भूल चुके होगे और तुम्हें फ्रेश वे में दोबारा से क्या करना होगा? सारी चीजों को स्टार्ट करना पड़ेगा, जो बड़ा मुश्किल है। क्यों? अभी किसी बच्चे ने ग्रुप वन का एग्जाम दिया, उसको याद है ग्रुप वन पूरा, फेब में उसका रिजल्ट है नेगेटिव, उसको पता है मेरे पास ग्रुप वन का कंटेंट मुझे अच्छे से कंप्लीट है, साथ साथ लेकर चलना है। बट अगर बच्चा जून तक ग्रुप टू करेगा और ग्रुप वन अगले दिसंबर में देगा 12 महीने बाद, तब तो भूल ही चुका होगा सब कुछ वो। तो ऐसे मत करना। अगर ऐसा करने वाले हो कि रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो एक ग्रुप की तरफ स्विच हो जाएगा, तो ग्रुप टू शुरू ही मत करो। ये मानकर चलो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है, और कोई भी रिजल्ट आइदर साइड आएगा तो आपको दोनों ग्रुप मैनेज करने पड़ेंगे साइमल्टेनियसली, तभी ग्रुप टू ज्वाइन करना, अदरवाइज मत ज्वाइन करना। आ रही बात समझ? क्योंकि जो ये बीच में डायलेमा आ जाता ना कि ग्रुप फेल होने के बाद अब मैं ग्रुप वन ही करूंगा और ग्रुप टू आधी मेहनत करके छोड़ दी, या फिर ग्रुप वन बिल्कुल छोड़ दिया और ग्रुप टू क्या कर दिया? शुरू कर दिया, जिससे ग्रुप वन पूरा भूल गए। दोनों ही अप्रोच गलत है। करो फिर साइमल्टेनियसली दोनों करो। लॉजिकल सोचो, पूरे तुमने 6 महीने पहले क्या करा? ग्रुप वन पढ़ा होगा, क्यों? अब उसको दोबारा पढ़ने के लिए फिर 6 महीने थोड़ी चाहिए? जाहिर सी बात है, उस चीज को दोबारा 6 महीने थोड़ी पढ़ोगे जो पहले पढ़ चुके हो। तो ऑफ कोर्स क्या करोगे? ग्रुप टू की तैयारी के साथ साथ क्या करोगे? ग्रुप वन का सिलेबस भी रिवाइज कर लोगे। 3 दिन ग्रुप वन को दे दिए, 3 दिन ग्रुप टू को दे दिए, ऐसी अप्रोच से पढ़ोगे। ये बात समझ आ गई? पीछे नहीं हटना। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट के बाद पीछे हटते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तुमने 2 महीने ग्रुप वन भी नहीं पढ़ा, अगर पीछे ही हटना था 2 महीने पहले क्या करते? ग्रुप वन पढ़ लेते। 2 महीने बाद हट रहे हो पीछे, 2 महीने तुमने वेस्ट नहीं कर दिए, ग्रुप टू पढ़ के तुमने वेस्ट कर दिया, ग्रुप वन तुमने पढ़ा नहीं। बच्चे कितने महीने? 3 महीने। या तो बिल्कुल गलत अप्रोच है। तो ये माइंड में छोटा सा क्लैरिटी रखो भैया कि अगर रिजल्ट नेगेटिव आता तो हमें क्या करना है? हमें बोथ ग्रुप साइमल्टेनियसली मैनेज करने होंगे। बोलो बात समझ आ गई? चलो जी। बाकी मैं हमेशा मान के चलता हूं जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम क्या है? पास है। हम नेगेटिव सोचे क्यों? 25 फरवरी तक पूरा एंजॉय करो, सबको बोल दो मेरा ग्रुप वन पास है। 26 फरवरी को कुछ भी हो सकता है। चलो जी, हम एक सब्जेक्ट शुरू करते हैं। सब्जेक्ट का नाम बेटा आपका ईबीसीएल। सब्जेक्ट का नाम क्या बेटा? ईबीसीएल मतलब बोले तो इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। नाम से ही सब्जेक्ट में बेटा क्या है आपको समझ आ रहा है? कुछ इकोनॉमिक लॉज हैं, कुछ बिजनेस लॉ हैं, कुछ कमर्शियल लॉज हैं। सब्जेक्ट आपका एक है बट लॉज आपके क्या है? मल्टीपल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कंपनी लॉ पढ़कर आए हो बच्चों ग्रुप वन में, तो ग्रुप वन में जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हो वहां पर खासियत क्या है बताओ? एक ही एक्ट पढ़ना है बस, कंपनीज एक्ट। ग्रुप वन में तुम बस एक ही कंपनी लॉ में एक ही एक्ट पढ़ते हो, कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013, और कुछ नहीं पढ़ते भाई, एक ही एक्ट पढ़ते हो। पर व्हेन कम्स टू ईबीसीएल, ईबीसीएल में मैंने क्या बोला? 3 पार्ट मिलेंगे आपको। कितने पार्ट मिलेंगे? पहला इकोनॉमिक लॉ, दूसरा बिजनेस लॉ, तीसरा कमर्शियल लॉ। देखो सबसे पहले बेटा आपको मैं मॉड्यूल दिखाता हूं आईसीएसआई का। ये हमारा आईसीएसआई का मॉड्यूल है। टाइम इसलिए ले रहा थोड़ा बड़ा है।
ये बेटा देखो 686 पेजेस का तुम्हारा मॉड्यूल है, ऑलमोस्ट 700 पेजेस, 700 पेजेस का आपका मॉड्यूल है। सब्जेक्ट का नाम देखो इकोनॉमिक, बिजनेस एंड लॉज। मतलब लॉज मतलब किसकी बात हो रही है? एक की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है? बिल्कुल। तो 3 पार्ट है बेटा आपके सब्जेक्ट के, 3 पार्ट है आपके, कुछ इकोनॉमी लॉज हैं, कुछ बिजनेस लॉज हैं, कुछ कमर्शियल लॉज हैं। अब सब्जेक्ट को ऐसे नहीं तोड़ा इन्होंने, सब्जेक्ट को जैसे मैंने समझाया आपको, कुछ इकोनॉमी लॉज हैं, कुछ बिजनेस लॉ हैं, कुछ कमर्शियल, ऐसे नहीं बनाया इन्होंने। सब्जेक्ट को क्या करा, 2 पार्ट में बाइफरकेट, 3 पार्ट में बाइफरकेट करा। पहले वाले पार्ट में सिर्फ एक एक्ट पढ़ाया जाता है, फेमा एक्ट। कितना एक्ट पढ़ाया जाता है? इकलौता एक्ट पढ़ाया जाता है, फेमा एक्ट, 40 नंबर का। बट उसमें आप चैप्टर देखो बेटा, 11 चैप्टर हैं, एक्ट एक है, चैप्टर कितने? मतलब उसको क्या करा, एक एक्ट को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ दिया। अरे बात समझ। बट स्टिल पूरा फेमा एक्ट आप अपनी लाइफ में नहीं पढ़ते, पूरा फेमा आप नहीं पढ़ते। तो जितने भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन है, जैसे एफडीआई सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से इंडिया से क्या आती है? इन्वेस्टमेंट्स आती है। आपने ये भी सुना होगा ओडीआई, इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने एसबीसी में एक चैप्टर पढ़ा होगा ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया से हम बाहर क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन करेंसी में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, इसके लिए बेटा 11 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने नंबर का बेटा एग्जाम आएगा? 40 मार्क्स का। तो बेटा पहला जो पार्ट है वो आपका 40 नंबर का आने वाला 11 चैप्टर। दूसरा जो पार्ट है उसमें सिर्फ एक लॉ आएगा जिसका नाम है कंपटीशन लॉ, और मार्क्स देखो बेटा 25 मार्क्स। पास और फेल यही करवाता है। जिसने 25 नंबर क्या कर लिए, एक एक्ट अच्छे से सिक्योर कर लिए, 25 में से मरे से मरा 20 तो लेकर आएगा। अरे बोलो, बिल्कुल ही खत्म स्टूडेंट होगा तभी आएंगे 10-12। जब तुम्हें पता है एक ही चैप्टर है और 30-40 पेज है, तो उसको क्या करोगे? घोलकर पी जाओगे भाई उसको, तो कि कहीं कोई स्कोप ही ना रह जाए। और लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं रिपीटेशन वाले, हर बार वही घुमा फिरा कर पूछते हैं 25 नंबर में। तो ये पार्ट बी में इकलौता चैप्टर है बच्चों 25 नंबर का। इसको अच्छे से करना है, याद कर लेना, इसको रट्टा मार लेना, ये समझ लो। समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट बट एकदम याद होना चाहिए। पार्ट 3 आपके क्या आ रहे हैं? बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज आ रहे हैं, 35 मार्क्स के। और पार्ट सी को, जो पार्ट 3 है, उसको तोड़ दिया इन्होंने। कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड लॉस पढ़ाएंगे, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉस पढ़ाएंगे, कुछ करप्शन से रिलेटेड लॉस पढ़ाएंगे, और कुछ बिजनेस लॉ पढ़ाएंगे। आ रही है बात समझ? तो पार्ट सी में अगर आप देखो 35 मार्क्स का है, और चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 24, और सारे अपने आप में अलग अलग एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट। मतलब पार्ट सी में देखो, पार्ट ए में क्या था बताओ? एक ही एक्ट था, बताओ कौन सा? फेमा। पार्ट बी में क्या था? एक कंपटीशन लॉ बस। और पार्ट सी में क्या है? मल्टीपल लॉज है। अगर मैं आपसे बोलूं सबसे बड़ा पार्ट इस सिलेबस में क्या है? पार्ट सी। और बच्चों मैं जो शुरू करता हूं पार्ट सी पहले करवाऊंगा, क्योंकि सारा टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो है वो कहां है? पार्ट सी सारा टेक्निकल है, क्योंकि हर एक लॉ अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे, उसको डिटेल में, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फिर हम पार्ट बी करेंगे 25 नंबर के लिए, 35 और 25 पहले ये करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे? और बिलीव मी, जो 40 नंबर का पार्ट है इसमें से ऐसे ऐसे चैप्टर 11 चैप्टर हैं, 11 में से करीबन 6 चैप्टर ऐसे एक एक क्लास के हैं। मतलब आज शुरू करा तो आज ही एंड, ऐसा मैं नहीं करवाऊंगा। सिलेबस उसमें दे ही इतना रखा है, 3 से 4 पेजेस का कंटेंट दे रखा है, तो एक क्लास में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पार्ट ए इजी पार्ट है। सबसे डिफिकल्ट वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? पार्ट सी। अलग अलग लॉ पढ़ना है। डिफिकल्ट वाला ने इंटरेस्टिंग बोलो बेटा, मजा आ जाएगा पढ़ के। इतने अच्छे अच्छे लॉज हम पढ़ेंगे इसमें। पहले हम यही पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा कंटेंट है। फिर हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? बी। फिर हम कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट ए। या बोल दो पार्ट 3 पहले पढ़ेंगे, पार्ट 2 बाद में पढ़ेंगे, पार्ट 1 उसके बाद पढ़ेंगे। ये बात समझ आ गई? तो ईबीसीएल कितने पार्ट्स में जरा बताएंगे बेटा? 3 पार्ट्स। बताना जरा, पार्ट 1 में कितने चैप्टर है जरा बताएंगे? 11। पार्ट 1 में चैप्टर 1 to 11 है, और कितने मार्क्स के लिए? 40 मार्क्स के लिए। अच्छा, पार्ट जो 2 है बेटा, जो पार्ट 2 है,
उसमें हमें सिर्फ एक लॉ पढ़ना है, कंपटीशन लॉ, और चैप्टर नंबर 12 है बेटा हमारा वो, और वो इकलौता कितने मार्क्स का आएगा बेटा? मेरे पढ़ाने से पहले आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी स्ट्रेटेजिकली कि आपको कंपटीशन लॉ अच्छे से करना है। मैं कह रहा हूं इस 25 में से 20 ले आओ, बाकी 80 में से 30 तो ले ही आओगे। मैं तो आधे भी नहीं कह रहा 80 में से 40 लाने के लिए, मैं तो उससे भी कम कह रहा हूं। 80 में से कितने ले आओ? 30, और 20 और 30 कितने हो गए? 50। पास हो गए। मैं वो टीचर नहीं बोलो हम एग्जाम्पशन लाएंगे, वो करेंगे, हम 60+ लाएंगे, नहीं भैया, पास हो जाओ, बड़ी बात है। सीएस कर रहे हो और रियलिटी है, यहां पर पास ही नहीं होते बच्चे। 60-70 की छोड़ो, 50 आ जाए गरीमत होती है। 50 के बाद तो हमें वैष्णो देवी जाना चाहिए पैदल चल के। हां, क्यों? मैटर नहीं करता मार्क्स, मैटर करता है यू आर पास्ड और फेल्ड, बस ये मैटर करता लाइफ में। और सिंपल सी थ्योरी, 50 लाने, 50 के लिए फाइट करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा लाएंगे, ज्यादा ऑफ कोर्स ला सकते हैं यार, पर मैं कह रहा हूं 50 ही मुश्किल होते हैं। उसके लिए स्ट्रैटेजिकली एक ही तरीका है कि पार्ट जो सेकंड का जो कंपटीशन लो है उसको 25 को अच्छे से रट लो। और मेरी गारंटी बेटा, मैं इतना रटवा दूंगा ना आपको क्लास में कि आप क्वेश्चन टैली करना स्कैनर के, रिपीटिवली क्वेश्चन है, रिपीटिवली वही बार बार घूम कर आते हैं। 25 में से 20 स्कोर करना मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हो स्कोर। बाकी 80 में से क्या होगा? 30 तो मैं कह रहा हूं तुम कितना ही गंदा पेपर कराओ, 80 में से 30 तो लाओगे। इतने घटिया मटेरियल तो नहीं हो तुम कि 80 में से 30 भी ना ला पाओ। तो कितने आगे? 50 आगे। 50 ही चाहिए भाई, ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, ज्यादा आएंगे नहीं, आपको बता रहा हूं। लॉ में ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, ये ज्यादा इन्हीं में मिलते हैं, सीएमए में, एफएमएसएम में, उधर से फर्स्ट ग्रुप में, टैक्स में। लॉ में क्योंकि हर बच्चे की जो लिखने का अप्रोच होता है वो अलग होता है, तो बेटा लिखने पे ही मार्क्स मिलते हैं। सबका अप्रोच अलग है, सबका पैटर्न अलग है, सबका कंटेंट जो लिखा हुआ वो ज्यादा कम है, तो मार्क्स वेरी करते हैं, मार्क्स कटते हैं बेटा। 5 नंबर में कभी वो 5 नंबर नहीं देता। आप अच्छे से अच्छा लिखा हो मैक्सिमम 4, नहीं तो एवरेज स्टूडेंट को 3 मिलते हैं। मतलब हर जगह उसने 5 में से 3 भी दिए, 2 नंबर फ्री फंड के काटन नहीं लिए उसने, वो काटने ही काटने, उसका राइट है। तुम उसको ये नहीं बोल सकते मैं पूरा लिख कर आया हूं कि मुझे 5 क्यों नहीं दिए, कोई सुनवाई नहीं है तुम्हारी। इंस्टीट्यूट कहता आप हमें चैलेंज नहीं कर सकते, हमने जो चेकिंग कर दी वो कर दी। हमने 5 में 3 दिए थे, तुम पूरा लिख कर आए हो। मैं ऐसे से आपको आंसर शीट दिखाऊंगा, पूरा पूरा लिख कर आए, काट रखा है आंसर, 1 मार्क्स नहीं दे रखे, कुछ नहीं कर सकते आप। मतलब घबराओ मत, तुम सोच रहे हो कि सर ये क्या बता रहे हो पहली क्लास में, मैं बता रहा हूं आपको रियलिटी। अरे नहीं, जो रियलिटी है वो उससे पता होना चाहिए। तो चेकर के ऊपर ऑलमोस्ट डिपेंड करता है। आप कभी एक्सपेक्ट मत करना 5 में से 5 देगा, 5 में से 3 आ जाए, मान के चलो अच्छे मार्क्स मिले। चलो पार्ट जो 3 है हमारा, उसमें कितने चैप्टर जनाब बताएंगे? 13 टू कितने? 24। और बेटा बताना कितने मार्क्स का आएगा? 35। तो पहले हम ये 35 मार्क्स वाले सबसे ज्यादा जो लॉज है ये पढ़ेंगे, देन हम 25 मार्क्स वाला कंपटीशन लॉ पढ़ेंगे, देन हम 40 मार्क्स का फेमा लॉस पढ़ेंगे। बोलो बात समझ आ गई? पक्का डन? अब देखो बेटा, आज हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको रूबरू करवा दिया आपके सिलेबस से। पार्ट जब 3rd में आते हो, कुछ लॉज किससे रिलेट करते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेट करते हैं, और कुछ लॉ किससे रिलेट करते हैं? प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं, कुछ लॉ करप्शन से रिलेट करते हैं, और कुछ बिजनेस। सबसे पहले मैं आपको कौन से पढ़ाऊंगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड लॉज जो, उसमें से एक लॉ जो कौन सा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये बेटा चेंज हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नया वाला आ चुका है। मतलब आपके बुक्स में ICSN है, दोनों दे रखे हैं, ओल्ड वन भी और न्यू वन भी। अगर आपके पास बुक्स है, मेरी नहीं है, किसी के पास नहीं है, बुक्स आगे बेटा, बुक्स ले सकते हो, हार्ड बुक्स ले सकते हो। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा बेटा। हेडिंग डालो बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कब आया था बच्चों ये लॉ?
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, बस ये इतनी हेडिंग डालकर आप छोड़ दीजिए। अब मेरे साथ आ जाइए, देखियो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो करंट लॉ बच्चों ये वाला है। इससे पहले कौन सा था? अभी मैंने बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बोलो, पहले जो लॉ था कंज्यूमर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड वो कौन सा था? 1986। और अब जो है बेटा वो कौन सा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000। पहले तो बेटा ओवरव्यू लो पूरे चैप्टर का, समझो चैप्टर है क्या, ये लॉ क्या है ये, फिर हम शुरू करेंगे। आप सबको पता है हमारे इंडिया में एक जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका है। एक न्यायपालिका में क्रिमिनल केस जाते हैं और सिविल केस जाते हैं, यही होता है बेटा। क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होती है, सिविल केस फाइल होते हैं। अब आप सबको यह भी पता है कि हमारा जो जुडिशरी है, जुडिशरी मतलब हमारी जो न्यायपालिका है, वो काफी ज्यादा बिजी रहती है। बिजी मतलब हमारे इंडिया में नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है, मतलब नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, और नंबर ऑफ जजेस और नंबर ऑफ जो कोर्ट्स है इंडिया में वो कम है। तो इससे बेटा जस्टिस हैम्पर होता है, या बोलूं जस्टिस डिलेड होता है। बोलो यार। अब इस चीज को बेटा क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए इस प्रॉब्लम का, गवर्नमेंट क्या करती है? अलग अलग क्वासी जुडिशियल सेटअप करती है। मैंने वर्ड यूज करा अलग अलग क्वासी जुडिशियल। अगर आप कंपनी लॉ पढ़कर आए हो तो बेटा ग्रुप 1 में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। वो भी तो क्या थी? क्वासी जुडिशियल। क्या होता है क्वासी जुडिशियल का रोल? जैसे कंज्यूमर कोर्ट बना दी बेटा, कुछ कंज्यूमर कोर्ट्स बना दी गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। बोला कि जो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स होंगी वो एक ऑर्डिनरी कोर्ट्स में नहीं जाएंगी, वो सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट्स में जाएंगी। कंज्यूमर कोर्ट्स इज फॉर्म्ड ओनली फॉर कंज्यूमर्स। और उससे होगा क्या? जब कंज्यूमर कोर्ट में मैटर जाएगा कंज्यूमर का, जिनके पास सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट का मैटर आ रहा है, तो उनके पास नंबर ऑफ केसेस कम होंगे। तो बताओ समय कितना लगेगा केस को डिस्पोज ऑफ करने में, ज्यादा या कम? दिस इज कॉल्ड स्पीडी ट्रायल। लॉ में इस वर्ड को क्या बोला जाता है? क्वासी जुडिशियल बनाने से क्या होता है? स्पीडी ट्रायल हो जाता है, केस का स्पीडी ट्रायल शुरू हो जाता है। यही ऑर्डिनरी कोर्ट्स में डालते तो डिले होता, कितने ही साल क्या होता, डिले होता। मैंने एक फोन लिया, फोन क्या हुआ? पीछे आपने सुना था एमआई के फोन पटाखे मार रहे थे, आपने बड़े न्यूज सुनी कि एमआई का फोन चार्जिंग में लगा, बात कर रहे तो ब्लास्ट हो जाता था। और कई बार तो कुछ लोग डैमेज, मतलब बड़ी इंजरी आई उनको, किसी का फेस खराब हो गया, किसी का कोई और प्रॉब्लम हो गई। भाई ये जो कंप्लेंट्स हम कहां डालेंगे? बीइंग ए कंज्यूमर हम कंज्यूमर कोर्ट में डालेंगे। कंज्यूमर कोर्ट ना होता हम ऑर्डिनरी कोर्ट जाते। ऑर्डिनरी कोर्ट में अगर मान लो 5 साल केस क्या चल रहा है? पेंडिंग। आप रोगे नहीं, आप बोलोगे एक तो मेरा नुकसान हुआ, ठीक है, ऊपर से तुम मुझे क्या कर रहे हो? हरास कर रहे हो 5-5 साल तक बुलाकर कोर्ट में, मेंटली टॉर्चर हो रहा हूं। तो इसलिए बच्चों जुडिशरी का बर्डन कम करने के लिए, न्यायपालिका का बर्डन कम करने के लिए सरकार अलग अलग लॉ में क्या बनाती है? क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाती है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में सरकार ने 3 लेवल पर क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाई है, 3 लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट बनाई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। दोबारा बोल रहा हूं, 3 लेवल की क्या बनी? क्वासी जुडिशियल बॉडी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। उनका काम क्या है? जो भी कंज्यूमर की कंप्लेंट्स होंगी ये इनके पास जाएंगी और उससे स्पीडी ट्रायल होगा, कन्वीनियंट होगा सब कंज्यूमर के लिए, जल्दी से जल्दी उनको क्या मिल जाएगी? रेमेडी मिल जाएगी, केस क्या होगा? डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। तो पहली बात तो जितने भी अलग अलग लॉ में क्वासी जुडिशियल बनाई जाती है उसका ऑब्जेक्टिव समझ आ गया? उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जुडिशियल बॉडी का बर्डन को क्या करना है? कम करना है। जो हमारी इंडिया में जुडिशियल बॉडी है उसका बर्डन को कम करना है। इतनी बात समझ आ गई? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में सरकार ने 3 लेवल की क्या बनाई? कंज्यूमर कोर्ट बनाई। 3 लेवल पर क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पे। तीनों का काम क्या है? कंज्यूमर के कोर्ट डिस्प्यूट को सॉल्व करना। क्या काम है? कंज्यूमर के डिस्प्यूट को सॉल्व करना। उससे बताओ क्या होगा? कंज्यूमर डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे, जुडिशरी का जो बर्डन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आ रही है बात समझ? पक्का? कोई डाउट? अब सुनो ध्यान से। इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 चल रहा था। सरकार ने 2019 में इस लॉ को क्या करा?
चेंज कर दिया। और जब भी कोई लॉ चेंज होता है उसको चेंज वर्ड नहीं बोलना बेटा, रिपील बोलना। आप ये बोलोगे लॉ रिपील्ड हो गया, क्या हो गया? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रिपील हुआ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया। अब आप बोलोगे सर रिपील क्यों हुआ? अच्छा भला चंगा चल रहा था पुराना लॉ, सरकार ने उसको रिपील क्यों करा? तो बेटा बहुत सारे कारण हैं। कोई भी लॉ अगर रिपील होता है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ। सबसे बड़ा रीजन होता है एनवायरमेंट। सबसे बड़ा रीजन होता है एनवायरमेंट। सर एनवायरमेंट से मतलब नहीं समझे हम। अच्छा, जिस लॉ मेकर ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लिखा था तब का एनवायरमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का एनवायरमेंट बताओ, अलग अलग नहीं है? एग्जांपल देता हूं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहता था कंज्यूमर वो जिसने गुड्स खरीदे या जिसने सर्विस अवेल करी। आप मेरे गुड्स खरीद रहे हो, मेरी सर्विस अवेल कर रहे हो। आप सब लोग आशीष अरोड़ा क्लासेस की सर्विस अवेल कर रहे हो। लॉ सेज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेज, हूसोएवर बाइज गुड्स और अवेल सर्विसेज इज नोन एज कंज्यूमर। जिसने गुड्स खरीदा, जिसने सर्विस अवेल किया, वो कौन? कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया, कह पर्सन हु बाइज गुड्स और अवेल सर्विस आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन इज नोन एज कंज्यूमर। 1986 में क्या अमेजोन था? क्या फ्लिपकार्ट था? क्या स्नैपडील था? नहीं था ना बच्चों। तो ऑनलाइन का जमाना ही नहीं था। लोग बाग सिर्फ सेल परचेस कैसे करते थे? फिजिकल ऑफलाइन मोड में। तो सिर्फ कंज्यूमर उसको माना गया था। अब जिसने अमेजोन से गुड्स खरीदे, उसके गुड्स में डिफेक्ट आया, वो कंज्यूमर कोर्ट जाना चाह रहा है, जा ही नहीं सकता, बिकॉज पुराने वाला लॉ क्या मानता है? कंज्यूमर जिसने फिजिकल गुड्स खरीदे। बोलो, अब नए वाले लॉ में क्या कर दिया? क्लियरली मेंशन कर दिया, आप गुड्स को चाहे ऑफलाइन बाय करें चाहे गुड्स को आप ऑनलाइन बाय करें, आप क्या हो? कंज्यूमर हो। इवन ये तक बोल दिया जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है, MLM। अरे पता है MLM क्या सीन होता है? ये क्या बोलते हैं इनको, जो चेन बनाते हैं, वेस्टीज वाले, टप्परवेयर वाले, एम्बे वाले, हम 3 लोग जोड़ो, फिर आप आगे 3 जोड़ना, ट्री बनाओ, है ना? इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है? मेरी चाची भी इसमें इन्वॉल्व है वेस्टीज में, पर वो अच्छा खासा अर्न करती है, वो काफी टाइम से है। कैसे इनका सिस्टम कैसे होता है? इनका सिस्टम यह था, मान लीजिए मैं वेस्टीज कंपनी के साथ जुड़ना चाहता हूं। वेस्टीज वाले बोलेंगे अगर आपको हमारा मेंबर बनना है तो आप हमसे 10,000 रुपए की ब्यूटी प्रोडक्ट्स लो। क्या लो? 10,000 की ब्यूटी प्रोडक्ट्स लो। मैंने 10,000 की ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले लिए। अब मैं उनका मेंबर भी बन गया, अब मैं उनका डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गया। वो 10,000 के जो मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिए, मैं जिन लोगों को आगे जोड़ूंगा उनको बेच दूंगा। वो उनको क्या करूंगा? वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनको भी कंडीशन क्या है? 10,000 रुपए लगाकर क्या करना पड़ेगा? मेंबर बनना है। और 10,000 मेंबरशिप फीस फ्री फंड की नहीं है, उसके बदले में आपको क्या मिल जाएंगे? प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और आप प्रोडक्ट्स बेचकर 10,000 अपने वापस रिकवर कर सकते हो। दैट मींस मेंबरशिप क्या हो गई? जीरो होगी ना मेंबरशिप फीस तो, क्योंकि 10,000 के क्या मिल रहे हैं? प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। बट एक बात बताओ, जब 10,000 के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तब भी तो आप क्या हो? कंज्यूमर हो ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने क्लियरली बोला, MLM में जब मेंबरशिप लेते वक्त आपको क्या मिलते हैं? प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो भी आप क्या? कंज्यूमर हो सकता है मैं मेंबर बनने गया वेस्टीज का, मैंने 10,000 दिए, उन्होंने मुझे 10,000 की ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिए, सारे प्रोडक्ट्स एक्सपायरी वाले निकले, डिफेक्टिव निकले। जो भी क्रीम लगा रहा है वेस्टीज की, उसको रिएक्शन हो रहा है। अरे बोलो भाई, अब मैं उस कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है बिल्कुल, जो MLM से गुड्स खरीद रहा है एज डिस्ट्रीब्यूटर, एज मेंबर, वो भी क्या है? कंज्यूमर है। तो बार बार बोलना चाहूंगा, कभी भी कोई लॉ रिपील होता है तो उसके पीछे क्या होते हैं? सर्कमस्टांसेस होते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं। कुछ पुराने वाले लॉ में कॉन्सेप्ट थे ही नहीं, नए वाले कॉन्सेप्ट नए वाले लॉ में डाले गए। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, अभी बस समझो, थ्योरी समझो, इस एक्ट का पर्पस क्या है। एक आलिया दत्त ऐड, आलिया भट्ट नहीं है जो आलिया कपूर होगी, अब वो क्या ऐड करती है? वीको बजरदंती, वीको की ऐड करती है, दंत मंजन। उसने जिंदगी में आज तक लड़की ने नहीं करा होगा। वीको 25-30 रुपए का आता है। ये सेलिब्रिटी जूता भी 25-25 लाख का पहनते हैं। आपको लगता है वीको बजरदंती उसने करा होगा कभी? और करके देख लो, इतनी स्मेल आती, करा ही नहीं जा सकता।
एक दंत कांति बाबा रामदेव वाली और वीको बजरदंती, दोनों एक जैसी हैं। अब उसने बोला मेरी दांतों का जो क्या है, मेरे दांतों की जो स्ट्रेंथ है, मजबूत है जो, वो किस लिए है, वीको बजरदंती से। सलमान खान को बोला मेरे हेल्थ का राजा रिवाइटल, जीओ जी भर के। आपने ऐड देखो रिवाइटल, उसकी युवराज सिंह ने ऐड भी करी है, सलमान खान ने भी करी है। क्या आपको लगता है सेलिब्रिटी क्लेम करते हैं कि हम इस चीज की वजह से फिट है? बोलो। और एक कहीं ना कहीं ये क्या है, फॉल्स क्लेम है। और आप सबको पता कि एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। एक प्रोडक्ट जो बिल्कुल नया है उसकी ऐड आप सेलिब्रिटी से करवा दो, वो ब्रांड बन जाता है तब। और एक प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा हो बट उसकी ऐड ना हो, वो कभी ब्रांड नहीं बन सकता। आप ये बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। एक प्रोडक्ट आप लेकर आओ, बिल्कुल नया प्रोडक्ट, आप एक सेलिब्रिटी से ऐड करवा लो, वो बन जाएगा ब्रांड आपका, क्योंकि आपने उस पर क्या खर्च दिए, पैसे खर्च दिए। तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है भाई ऐसा है, अगर कोई पर्सन इंडोर्समेंट कर रहा है, ऐड कर रहा है, और वो क्लेम करता है फॉल्स, जो उसने यूज नहीं करे, वो भी पर्सन क्या होगा, पनिश होगा मैन्युफैक्चरर के अलावा। मैंने गुड्स खरीदे, वीको यूज करा, वीको से मेरे दांत खराब हो गए, तो वीको जो है कंपनी, उसके तो ऊपर केस करूंगा, प्लस आलिया भट्ट को और करूंगा कि तू तो बोल रही थी तेरे ठीक हुए, मेरे तो खराब हुए। भाई मेरी बात समझे? ये कॉन्सेप्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या था, मिसिंग था। तब लॉ मेकर को ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसी आगे जाकर भविष्य में क्या होगा, सेलिब्रिटी ऐड करेंगे जिससे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, जिससे लोग फॉल्स क्लेम आएंगे। अरे बोलो, अरे बोलो। एक एक्स की ऐड आती है, एक्स परफ्यूम एक लड़का लगाता है, बड़ी आंधी सी आती है, सब कुछ उड़ जाता है, कहते हैं एक्स नहीं उड़ा, आप लगाकर आ जाओ ऑफिस तक उड़ जाएगा वो। फॉल्स क्लेम है बिल्कुल ये। देखिए एक्स की ऐड, सब कुछ उड़ा, वो लड़की खड़ी होती, लड़की बोल सब कुछ उड़ा, बस एक्स नहीं उड़ा। लिटरली स्पीकिंग वो फॉल्स क्लेम है एक तरह से। क्या है वो? अब लोग क्या इस चीज को देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होते, खरीदते हैं प्रोडक्ट ये सोचकर कि भाई नहीं जाएगा, मतलब ये लास्ट करेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, बट ऐसा नहीं होता। ये चीज नहीं सोचा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, बिकॉज तब जमाना भला वाला था, कोई ऐसा कोई था ही नहीं फॉल्स क्लेम वगैरह। जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हुआ, लॉ मेकर ने देखा, सरकार ने देखा ऐसे फॉल्स क्लेम ये एंडोर्समेंट करके दिए जा रहे हैं, तो उनको भी इस नए वाले एक्ट में क्या कर दिया, लाइबल कर दिया। पुराने वाले एक्ट में सिर्फ कौन पनिश होता था, वो प्रोडक्ट जिस कंपनी का है वो पनिश होती थी। नए वाले एक्ट में क्या बोला, वो कंपनी तो पनिश होगी, प्लस वो इंडोर्सर जो इंडोर्समेंट कर रहा है वो भी क्या होगा, पनिश। तो जब भी कोई लॉ रिपील होता है बच्चों, नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, पुरानों को थोड़ा सा पॉलिश करा जाता है। जहां जहां कमियां थी, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए बेटा। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, सीपीए 1986 में सिर्फ कंज्यूमर वो था जो ऑफलाइन गुड्स खरीद रहा था, इसमें एडिशन कर दी क्या, ऑफलाइन के अलावा जो ऑनलाइन खरीद रहा है, एमएलएम से खरीद रहा है, सब क्या है, कंज्यूमर है। नया कॉन्सेप्ट क्या इंट्रोड्यूस करा, पहले मैन्युफैक्चरर लायबल था बस अगर गुड्स में डिफेक्ट आया। नए वाले लॉ में क्या बोला, मैन्युफैक्चरर कम, बताओ क्या, इंडोर्सर, वो भी क्या हो जाएगा, लायबल होगा, बिकॉज इंडोर्सर की इंडोर्समेंट से लोग क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। क्यों? एक ऐड आती है और बताता हूं आपको, विराट कोहली की ऐड आती है, टीवीएस स्पोर्ट्स, एक बाइक है टीवीएस स्पोर्ट्स, सबसे सस्ती बाइक है वो, मतलब बाइक्स की सेगमेंट में सबसे सस्ती बाइक क्या है, टीवीएस स्पोर्ट्स है। और विराट कोहली उस पर बैठकर जा रहा था, रेड लाइट से जा रहा है, सब लड़कियां उसको घूर रही होती है, वाओ, और विराट को नहीं घूर रही होती, टीवीएस स्पोर्ट्स को घूर रही होती है, वाओ व्हाट ए बाइक। अब तुम ये सोचकर बाइक ले लो कि मैं भी जब जाऊंगा रेड लाइट से तो तुम्हें भी क्या होगा, ऐसे वाव वाव के कमेंट मिलेंगे। मैं लिटरली बोल रहा हूं, तुम्हें को देखेगा ही नहीं। क्यों? अरे वो सबसे सस्ती बाइक है सेगमेंट की, लोग बुलेट निकलती है उसको नहीं देखते, हार्ले डेविडसन को मुश्किल से लोग देखते हैं। तो ये जरूरी था लॉ मेकर को क्या करना, इस चीज को पकड़ना। तो उसने इंडोर्समेंट वाला कॉन्सेप्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इंट्रोड्यूस करा। तो जब भी लॉ चेंज होता, चेंज बोलोगे रिपील बोलोगे, रिपील में हमेशा याद रखना, जब लॉ रिपील्ड होता है तो उसमें क्या होते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और पुरानों को पॉलिश करा जाता है। पॉलिश मतलब कुछ एडिशन करा जाता है उसमें, जहां जहां पर लूप होल्स थे, लूप होल्स मतलब जो कमियां थी उन कमियों की भरपाई करी जाती है नए वाले लॉ में। बात समझ आ गई? अरे बोल दो यार।
और ये लॉ कब आया बताना? 2019। आई बात समझ? अभी नया नहीं रहा, 2023 में आ गए, अब तो पुराना हो गया, 4 साल पुराना लॉ है ये। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एक तो बेटा डेफिनेशंस दे रखी है। सबसे पहले कंज्यूमर कौन है, जैसे मैंने बोला कंज्यूमर कौन, बताओ, अभी मैंने बताया आपको कंज्यूमर कौन, बोलो यार, जिसने गुड्स को बाय करा या सर्विस को अवेल करा, वो कंज्यूमर। एक तो डेफिनेशन दे रखी है, वो डेफिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इस चैप्टर में दूसरा पार्ट आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कभी रेडियो सुना आपने? एफएम, जागो ग्राहक जागो, ऐसा कोई स्लोगन सुना आपने? वो बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, वो करवाती है। पहले तो इस एक्ट में डेफिनेशंस पढ़ेंगे, दूसरा हम इस एक्ट में काउंसिल पढ़ेंगे। 3 लेवल की काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। इन तीनों का काम है अवेयरनेस फैलाना, जगह जगह क्या फैलाना? अवेयरनेस। अच्छा, आज मैं आपको एक एक्ट पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, आने वाली कुछ क्लास में पूरा एक्ट पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएगा। बीइंग ए कंज्यूमर, अगर आपके कोई कंप्लेंट है तो आप कहां जा सकते हो? कंज्यूमर कोर्ट। एक रिक्शे वाले को पता होगा क्या? नहीं पता होगा, क्यों? इलिटरेट है वो, आम इंसान को नहीं पता ना। आप तो इसलिए पता लग गया क्योंकि आप सीएस का कोर्स कर रहे हो, आपके सिलेबस में लॉ पढ़ाया जा रहा है। समझ रहे मेरी बात? आम इंसान को नहीं पता होता। तो ये अवेयरनेस फैलाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल वाले कि कभी भी आपके कंज्यूमर, बीइंग ए कंज्यूमर, आपके गुड्स में डिफेक्ट आता है, सर्विस में डेफिशिएंसी आती है, तो आप कहां जा सकते हो? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर कोर्ट्स में जा सकते हो। ये बात समझ आई? तो कहने का मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कितने लेवल पर बनी गई है? 3 लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। इनका काम क्या है? अवेयरनेस फैलाना। समझ आ गई बात? मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में क्या पढ़ना है चैप्टर के? सिर्फ डेफिनेशंस। पहले बताओ एक्ट रिपील क्यों हुआ? सीपीए 1986 से 2019, कारण कुछ बताए मैंने। सबसे पहले इस एक्ट में डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर क्या आएंगी? 3 लेवल की काउंसिल आएगी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। फिर इस एक्ट में पढ़ेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। एक अथॉरिटी बनाएगी बच्चों। क्या बनाएगी? एक, जैसे आप देखो बेटा, हर मार्केट की एक क्या होती है? कमेटी होती है। हर एक सोसाइटी की आरडब्ल्यू सोसाइटी होती है, बोलो। ऐसी इस लॉ में क्या बनाएगी? सेंट्रल लेवल पर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई। नाम ही देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसका काम क्या? चेक करना मार्केट में कि कहीं कोई गलत प्रैक्टिस ना कर रहा हो। कैसी? जैसे इस लॉ में बोला गया है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना प्राइम क्या है? ऑब्जेक्टिव है इस लॉ का। तुम कई बार जाना बेटा हाईवे पर, जैसे मैं अभी परसों तरसों आया, मैंने ऑब्जर्व करा, मैंने वो खरीदा कुरकुरे 20 रुपए वाला, मुझे उसने 25 रुपए का लगाया। था कितने रुपए का वो? एमआरपी लिखा था 20 और दिया कितने में? गलत है भाई ये। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है गलत है। एड तक सरकार चलाती है, एमआरपी से कोई ज्यादा मांगेगा तो नहीं देना, क्योंकि एमआरपी का मतलब ही क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। गलत प्रैक्टिस है ये। अब लोग कहते हैं कोई बात नहीं यार, बेचारा हाईवे पे आ रखा है, बेचारा कहीं ना कहीं से इतनी दूर से सामान लाया, होता भी गरीब है वो, तो कोई बात नहीं, लोग इतना परवाह नहीं करते 5-10 रुपए। बट है तो गलत है, लीगली देखा जाए तो क्या है? गलती है भाई। आप शहर की बात करो, कोई शहर में एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकता। अगर 12 रुपए की मैगी लिखी है तो 13 रुपए चार्ज नहीं कर सकता कोई, 12 ही चार्ज करेगा। बट जो भी रेट चल रहा है, कहने का मतलब ये शहर में नहीं कर सकता, बिकॉज शहर में आपको पता है कि आप एक्शन ले सकते हो, और वो छोटे जगह पर क्या होता है, लोग अवॉइड कर देते हैं। बट मैं कह रहा हूं लीगली तो वो फिर भी क्या है? गलत है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का क्या होता है? यही लॉजिक है बेटा, वो देखती है कि कहीं गलत प्रैक्टिस ना रही हो, कंज्यूमर के साथ कोई गलत फ्रॉड ना हो रहा हो, कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना रही हो। अनफेयर प्रैक्टिस मतलब आपको बोल दिया
कि आपको एक के साथ एक गुड्स फ्री मिलेगा, दे ही नहीं रहे। आपने एक खरीद लिया, बोलेंगे एक पार्सल कर देंगे घर पे, आया नहीं आज तक आपका पार्सल। तो ये क्या कुछ फॉल्स क्लेम्स है। इन चीजों का कौन ध्यान रखता है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। हाँ जी बेटा बोलो। नहीं, गलत है बेटा। तुम ये बोलो बेटा, तुमने गौर करी एक बात, तुम बाहर से पेप्सी लो, थम्स अप लो, 35 की मिलती है, आई थिंक 40 की मिलती है ना, 40 की। तुम जाओ मैकडी, KFC जाओ और वहां पर तुम मांगो 80 रुपए चार्ज करते हो, 70 रुपए चार्ज करते हैं, है ना। बट उसकी MRP चेक करना, MRP ज्यादा होती है उसकी, उनको मिलता भी पीछे से महंगा है वो। यहां पर जो मिलता है वो MRP कम वाली होती है, उनके पास होती है MRP ज्यादा वाली है। मैंने बोला MRP से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो कहीं भी चेक करना आप गुड्स कैसे, MRP देख करके। MRP से क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं। MRP तक उसका राइट है, उससे ऊपर नहीं चार्ज कर सकता है, MRP तक उसका राइट है। हाँ वो बात अलग है, कोई 2 रुपए सस्ता दे रहा है, कोई 2 रुपए महंगा दे रहा है, बट गलत नहीं है, बिकॉज MRP तक सरकार ने बोल रखा है MRP से ऊपर नहीं बेचा, उससे नीचे जितना में बिक रहा बेचो। आई बात समझ? तो वो क्या होता है, MRP डिफरेंट कर दी जाती है। तुम बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, मैं पीछे CP में गया, गलती हो गई CP मैं थोड़े दिन पहले CP में चला गया फ्रेंड्स के साथ, और वो चले गए एक रेस्टोरेंट लेकर जिसमें थाई फूड मिलता है, सी फूड मिलता है। हमें पता नहीं था, हम तो वही चाउमीन वाले, नूडल्स मंगवानी है हमें, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हमारे खाने का कुछ नहीं था, तो मैंने कहा ऐसा पनीर टिक्का मंगा लो। तो पनीर टिक्का आया, उसमें 6 पीस आए 800 रुपए का, 6 पीस आए 800 रुपए। हम 4 लोग थे, हमने 1.5 पीस कर खाया। मैंने पानी की बोतल मंगाई, 200 रुपए की पानी की बोतल थी वो, 180 रुपए पानी की बोतल चार्ज करी उसने। मैंने जो में 2 मंगा ली, पता ही नहीं था कि रेट क्या। 360 रुपए की पानी की बोतल आई, 800 रुपए प्लस 360 रुपए, कितने हो गए? 1160 प्लस GST लगा जाओ उस बाद में, उसने 1200 करीबन बिल निकला। हम खा के क्या निकले, एक पानी पिया और 6 पनीर के टिक्के, 6 पीस इतने वाले पनीर टिक्का के, जिसमें 1.5 खाया। सच बताऊं, जब भूख मिटी ना वहां पे, मैं कहा अब नहीं खाएंगे कुछ। पैसा जितना मर्जी हो यार, खाने का तुम कहीं भी खा सकते हैं, बट वर्थ देखो, वर्थ नहीं लगी ना पैसे की। पर वहां पर जो उन्होंने पानी जो 180 का था, उसमें बेटा MRP भी ज्यादा था, उन्होंने अपनी कॉस्ट भी ऐड। जितनी जगह बड़ी जगह जाओगे तो वहां पर क्या होगा, उतनी कॉस्ट क्या होगा, ऐड करते जाते हैं वो अपनी प्रोडक्ट में, और डिस्काउंट घटाते जाते हैं। जितनी छोटी शॉप पर जाओगे वो क्या होगा, MRP में डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। जितनी बड़ी शॉप पर जाते हैं वो MRP पे कोई डिस्काउंट नहीं देते, वो बढ़ाते रहते हैं अपना प्राइस। गलत नहीं है बस। तो ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का क्या है। फिर हम वही लास्ट में हम फिर एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट पे गए, वहां खाना वाना खाया, वहां हमने मुश्किल से 1500 रुपये भरपेट खाया, और वहां पे हमने 1200 रुपये में क्या खाया, पनीर के टिक्के 1.5 और पानी पिया बस। तो डिपेंड करता है। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का यही काम है, चेक करना कि कहीं कोई गलत ना हो रहा कंज्यूमर के साथ। ये चैप्टर का तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बताओ, सिर्फ डेफिनेशंस। दूसरे पार्ट में चैप्टर की क्या पढ़ना है, 3 लेवल की काउंसिल। बताओ कौन कौन सी है, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल। और थर्ड क्या, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इस एक्ट में चौथा पार्ट क्या, सुनो, 4 पार्ट में इसको पढ़ाऊंगा। आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूं पढ़ाने का तरीका, कि इसको मैं 4 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। पहले पार्ट में डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा, दूसरे पार्ट में काउंसिल के बारे में बताऊंगा, तीसरे पार्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में पढ़ाऊंगा, लास्ट पार्ट में कंज्यूमर कोर्ट्स पढ़ाऊंगा। कंज्यूमर कोर्ट्स भी 3 लेवल की बना रखी है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कब कब कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, कब कब स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे, कब नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे, कब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे, कितने वैल्यू का क्लेम मांग सकते हो वहां से, ये सब बातें इसमें पढ़ेंगे। तो चैप्टर बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा जरा बताना, 4 पार्ट्स में। पहले पार्ट में क्या है, डेफिनेशंस, दूसरे पार्ट में काउंसिल, तीसरे पार्ट में अथॉरिटी, और फोर्थ पार्ट में कोर्ट्स। याद रहेगा बच्चों, हालांकि लग आसान रहा है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। 4 पार्ट्स में जाकर हमारा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है जी, ये बेटा नोट कर लो, फिर हम शुरू करते हैं बच्चे।
लाइव वाले बच्चों कोई भी डाउट हो चैट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा बच्चों। कोई भी डाउट हो बच्चों चैट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना। हो गया बच्चों, लिख लिया? चलो अभी तक जो मैंने बताया एक बार बताना। कभी भी कोई एक्ट चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपील। कभी भी चेंज वर्ड मत यूज करना। और एक्ट कभी भी चेंज होता है बेटा, रिपील होता है तो बेटा कुछ चीजें क्या कर दी जाती हैं? चेंज कर दी जाती है, मॉडिफाई कर दी जाती है, कुछ ऐड भी की जाती है। अरे बात समझ। ये एक्ट को कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 4 पार्ट्स में। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या जरूरत थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की? क्या जरूरत पड़ी सरकार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की? बस एक इसका जवाब दे दीजिए, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ठीक है, अच्छा देखो एक बात बताओ, अगर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट ना करा जाए, सोचो लॉजिकल, तो कंज्यूमर क्या मार्केट में कुछ एक्सपेंडिचर करेगा? जब कंज्यूमर मार्केट में एक्सपेंडिचर नहीं करेगा मतलब वो सेफ नहीं फील कर रहा अपने आप को। जब मार्केट में कुछ खर्च नहीं करेगा तो व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा? जब व्यापार नहीं चलेगा तो भैया टर्नओवर नहीं होने, टर्नओवर नहीं होगा तो इकोनॉमी आपकी जीडीपी ठप नहीं हो जाएगी? अरे बोलो। तो जरूरी है कंज्यूमर को ऐसा फील करवाना कि भैया तू सेफ है। आप एक बात बताओ, आप लोग पढ़ते हो एक कोचिंग में, कब? जब वहां पर आप सेफ फील करते हो कि भैया कोर्स वोर्स करवा देंगे। अरे बोलो, तुम्हें डर हो कोर्स ही ना हो, तुम क्यों पढ़ोगे वहां पर? क्यों? जब आप कहीं सेफ फील करते हो वहीं जाते हो ना। किसी भी प्लेस पर आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, आप जब सेफ फील करते हो सही खिलाएंगे, हाइजीनिक होगा बिल्कुल, तभी खाते हो वहां पर। तो सरकार को जरूरी है कंज्यूमर को फील करवाना कि भाई तू सेफ है, तेरे साथ कभी गलत प्रैक्टिस नहीं होगी, और अगर हुई तो हम बैठे हैं तेरे लिए, तेरे को रेमेडी दिलवाएंगे। तभी तो वो फियरलेस होकर मार्केट में क्या करेगा? परचेज करेगा, सेल करेगा, और उससे क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ेगी बेटा देश की। इकोनॉमी किससे बढ़ती है? बिजनेस से यार। जब जितना पैसा फ्लो करेगा मार्केट में उतना इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। लोगों ने पैसा घर में दबाना शुरू कर दिया, मार्केट में निकाला नहीं, इकोनॉमी 2 दिन में ठप नहीं हो जाएगी? यही तो हम पैसा मार्केट में फ्लोट करते हैं। तुमने मुझे दिया, मैंने आगे खर्च करा, उसने आगे खर्च करा, मार्केट में पैसा फ्लोट कर रहा है। इसी से रहते इकोनॉमी बढ़ रही है हमारी। बोलो, आ रही बात समझ? आपको पता होगा बेटा हमारी देश की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज इंडिया पता क्या है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इकोनॉमी में। सबसे पहले नंबर पे यूएसए आती है, फिर चाइना आती है, फिर जर्मनी आती है, फिर एक और कंट्री आती है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। अब इंडिया के बाद यूके आता है। पहले यूके इंडिया से पहले था, अब यूके बाद में हो गया है। अब इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे? बिकॉज पॉपुलेशन देखो ना भाई, पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है हमारे इंडिया में। तो हर दिन कितना लेवल पर क्या होता है, लोग अपना पैसा मार्केट में फ्लोट करते हैं। बोलो, इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो जरूरी है कस्टमर को क्या फील करवाना? सेफ फील करवाना। आ रही है बात समझ? अब कोई भी जब एक्ट बनता है,
कोई भी एक्ट बनता है तो बेटा वो पार्लियामेंट से पास होकर आता है, बोलो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक्ट हुआ तो वो कहां से पास होकर आएगा? पार्लियामेंट से। स्टेट गवर्नमेंट का कोई लॉ हो तो असेंबली से, लेजिस्लेचर असेंबली से पास होकर आता है, जिसको विधानसभा बोलते हैं। ये कौन सा लॉ बेटा? सेंट्रल का लॉ है। कौन सा लॉ है? तो सबसे पहले बताओ, ये जब लॉ सेंट्रल का है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या हुआ होगा? पार्लियामेंट से पास होगा। तो सबसे पहले लिखो हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल। अब आप सबको यह भी पता है कोई भी एक्ट बनने से पहले क्या होता है? बिल होता है। तो मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं, हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 की क्या बता रहा हूं आपको? हिस्ट्री बता रहा हूं। अब मुझे बताना, पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं? 2 हाउस हैं पार्लियामेंट के, एक लोकसभा और एक। तो बेटा ये पास हुआ लोकसभा से 30 जुलाई 2019 को। 30 जुलाई 2019 को ये कहां से पास हुआ? लोकसभा से। देन उसके बाद कहां से पास हुआ होगा बताओ? राज्यसभा से। तो पास्ड बाय राज्यसभा 6 अगस्त 2019। 6 अगस्त 2019। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट असेंट। प्रेसिडेंट ने कब कंसेंट दी? 9 अगस्त 2019। पार्लियामेंट से पास होने के बाद ये कहां जाता है? प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाता है। प्रेसिडेंट ने कब साइन करे? 9 अगस्त को साइन करे, 9 अगस्त को। बोलो भाई। तो 3 डेट याद होगी बच्चों। पहली डेट बताओ, पार्लियामेंट में लोकसभा ने कब पास करा? 30 जुलाई 2019 को। और राज्यसभा ने 6 अगस्त 2019 को। और प्रेसिडेंट ने कब कंसेंट दी? 9 अगस्त 2019 को। ये बेटा सबसे पहला टॉपिक हो गया हमारा, कौन सा? हिस्ट्री। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 की हिस्ट्री समझ आ गई। अब इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में पढ़ना जरा बताएंगे दोबारा? 4। बताओ। डेफिनेशन, काउंसिल, अथॉरिटी, कोर्ट्स। ऐसे याद रखना, डेफिनेशन, काउंसिल, अथॉरिटी, कोर्ट्स। सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? हेडिंग डालो बेटा, डेफिनेशंस। सर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बताओ किसके लिए बनाया गया? कंज्यूमर के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? कंज्यूमर की डेफिनेशन। और बेटा सबसे मजेदार डेफिनेशन यही है। ये डेफिनेशन समझ आई तभी ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। अच्छा आपको बताऊं, इस बार का ईबी सेल का पेपर जो आया था ना बच्चों, इस बार का ईबी सेल का जो पेपर आया था मजाक था। आप बोलोगे सर हर टीचर ऐसे ही बोलता। नहीं बच्चों, पहली बार हुआ ये। बहुत इजी आया था यार, शायद आपने दिया ना। अरे ऐसा पेपर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए तो बढ़िया है, आना चाहिए। मतलब कुछ नहीं पूछा उन्होंने, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। और ऐसा इतिहास में करीबन 6-7 अटेम्प्ट बाद हुआ है कि ईबी सेल का पेपर लड्डू पेपर है। कुछ था ही नहीं पेपर में, 2 पेज में खत्म हो रहा था। नहीं तो क्या होता, 6-7 पेज होते उसके, ऐसे आगे के बढ़ाने पड़ते। इस बार तो क्या था, 1 पेज 2 पेज, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अरे बच्चे पेपर देने के बाद पता क्या बोले? सर मैं तो ये पढ़ के नहीं गया था, ये भी पढ़ के नहीं गया था, फिर पेपर ठीक हुआ। मतलब बच्चे पूरा सिलेबस नहीं करके गए, फिर पेपर ठीक हो गया। बिकॉज जो क्वेश्चन आए थे बड़े ही डायरेक्ट आए थे, बड़े ही सिंपल थे। सबसे इजीएस्ट पेपर जो था ईबी सेल का था इस बार। और कंपनी लॉ का भी ठीक था, मुश्किल नहीं था इस बार। इस बार जेआई जेल का थोड़ा पेपर क्या था, ट्रिकी था। तो कहने का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछली बार पेपर क्या है इजी है तो इस बार भी क्या होगा इजी। पिछला ट्रैक तो ये था कि ईबी सेल का पेपर भी वो अच्छा खासा एनालिटिकल होता था, पेपर में दिमाग लगाना पड़ता था। इस बार नहीं दिमाग लगाना पड़ा। इस बार मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों ऐसा करा। एक इसके पीछे आपको बता देता हूं सच्चाई क्या है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। देखो सिलेबस हो रहा है चेंज। सिलेबस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब ये आप लोग का जो सिलेबस है और जो नया सिलेबस आएगा
तो इंस्टीट्यूट कहता है कि यार ये ओल्ड न्यू वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब भी सिलेबस चेंज होता है तो पुराने वाले बच्चों का जो रिजल्ट परसेंटेज और जो एग्जामिनेशन पैटर्न है थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है कंपैरेटिवली टू न्यू। उनकी अप्रोच रहती है पुराने वालों भीड़ को क्या करो, निकालो। कोई बिल्कुल ही खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है पास होने में, नहीं मैं तो नहीं होऊंगा उसी को क्या करते हैं वो फेल करते हैं। अच्छा मेरे टाइम पर सुनो ध्यान से, हर 5 साल में इंस्टीट्यूट का सिलेबस क्या होता है, चेंज होता है। पहले था 2007 से 2012, सुनो 2007 से 2012, फिर 2012 से 2017, फिर 17 से 22 और अब आ रहा नया 23 से 28 वाला। मैं पास आउट हुआ था, मैं 2013 में पास आउट हुआ था। मैं 2013 मैंने अपने सारे एग्जाम पास आउट कर लिए थे। तो उससे पहले 7 से 12 वाला जो सिलेबस था ना वो मेरा वही वाला था। हमें एक्सटेंशन दी गई थी, एक्सटेंशन समझते हो, हमारा सिलेबस खत्म हो चुका था, मैं न्यू में कन्वर्ट करना था, बट इंस्टीट्यूट ने बोला ऐसा है तुम 2-3 अटेम्प्ट और एग्जाम दे सकते हो अभी और अपने ओल्ड सिलेबस में ही क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। और अगर नहीं पास करा फिर तुम्हें उठाकर हम क्या करेंगे, नए सिलेबस में डाल देंगे। तुम बिलीव करो गधे घोड़े सारे पास हो गए थे, हमारे ग्रुप के सारे पास, जिसको देखो मैं भी सीएस, तू भी सीएस, मैं भी सीएस क्यों, सिलेबस क्या हो रहा था वहां पर, चेंज हो रहा था। तो आईसीएसआर ने पुराने वालों का रिजल्ट खूब निकाला प्रोफेशनल में। हमारा 25-25, ये मत बोलना सर फ्री फंड में पास हो गए आप, तो पढ़ के हुए थे भाई हम भी। हमारा 25-25% रिजल्ट आता था ओल्ड वालों का, और न्यू पता कितना था, न्यू का 10%, 8%। तो ऐसा जरूरी नहीं ऐसा हो, मैं बता रहा हूं उनकी एक अप्रोच रहती है कि जब ओल्ड वाला जानने वाला होता थोड़ा सा वो क्या कर देते हैं, लीनियंट कर देते हैं कि इनको निकालो, इन पुराने वाले बल्क को निकाल दो, नया वाला बल्क जो न्यू में आएगा उसका एग्जाम चलता रहेगा जैसे हो रहा है। क्योंकि इनको 2 पैटर्न बनाने पड़ते हैं, ओल्ड वालों का एग्जाम अलग, न्यू वालों का अलग। तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है, ये भी कारण हो सकता है कि अब थोड़े से एग्जामिनेशन अप्रोच क्या होगा, हल्की हो जाएगी। पर जरूरी नहीं है, वो हमारे टाइम पर हुआ था, पर उसके बाद जो सिलेबस चेंज हुए 17 में, तब नहीं हुआ ऐसा, तब ओल्ड वालों को भी खूब लपेटा, न्यू वालों को भी लपेटा। हमारे टाइम पर ऐसा हुआ था। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे थे जो मुझे लगता नहीं था, हालांकि उनको लगता होगा मैं कभी पास नहीं होऊंगा, मुझे लगता था कि वो कभी पास नहीं होंगे, पर विद द ग्रेस ऑफ गॉड सारे पास हो गए। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे जो हमें लगता था कभी नहीं बनेंगे, टाइम लगेगा इनको बनने में, 1-2 अटेम्प्ट, पास हो गए, रिजल्ट बड़ा अच्छा आया था। तो कई बार ऐसा जब एग्जाम आता उसको लपक लो, जैसे ये वाला एग्जाम था ईवीसीएल का, बहुत इजी था, जो अच्छे से करके आया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा 70 तक स्कोर कर सकता है, इतना इजी एग्जाम था। चलो बैक टू टॉपिक, अब हम क्या पढ़ने वाले बताओ, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। लिखो बेटा, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, consumer means any person, consumer means any person who buys any goods for consideration, who buys any goods for consideration, which has been paid, which has been paid or promised or partly paid or partly paid and partly promised or partly paid, partly promised, or under any system of deferred payments, or under any system of deferred payments, and includes
any user of goods, any user of goods with the permission, any user of goods with the permission of person, with the permission of person buying the goods, with the permission of the person buying the goods, but does not include a person who buys goods, who buy goods for resale, or for commercial purpose, or for commercial purpose. आगे लिखो, in respect of services, in respect of service. ऊपर आपने किस रिस्पेक्ट में पढ़ा था? गुड्स. अब किस रिस्पेक्ट में पढ़ोगे? मैं पहले लिखवा रहा हूं फिर समझाऊंगा बेटा. एनी पर्सन who hires or avails services for a consideration, who hires or avails services for a consideration which has been paid or promised, or partly paid and partly promised, and partly paid, partly promised, or under any system of deferred payment, or any system of deferred payment, and includes beneficiary of such services, but does not include a person who hire or availed services, for commercial purpose, लिख लिया? देखो बेटा, ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है किसकी? कंज्यूमर की. आओ समझते हैं एक एक वर्ड. कंज्यूमर मींस एनी पर्सन. कंज्यूमर का मतलब बेटा कोई भी पर्सन हो सकता है. आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, कोई थर्ड पर्सन, कोई भी हो सकता है. पहला हम किस रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? गुड्स रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे. देन हम किस रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे? सर्विसेज. तो कह रहा जी ऐसा पर्सन हु बाइज एनी गुड्स, जिसने क्या करे?
कोई भी गुड्स खरीदे। अब ये मत बोलना सर गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है बेटा इस एक्ट में, बट जब तक डेफिनेशन ना पढ़ाऊं इतना समझ लीजिए गुड्स का मतलब क्या है, मूवेबल गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है, तो अगर मैंने ये फोन खरीदा बच्चों तो ये क्या है बताइए, गुड्स। बोलो ये क्या है, गुड्स। मैंने वॉच खरीदी, ये भी क्या है, गुड्स। मैंने ये पेन खरीदा डिजिटल, ये भी क्या है, गुड्स। तो कह रहा मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन, और बदले में आपने क्या पे करा है, कंसिडरेशन। मैं वॉशिंग मशीन खरीद कर लाया और बदले में मैंने उसको क्या करा, कंसिडरेशन पे करा, तो मैं कौन, कंज्यूमर। अरे बोलो यार, याद रखना वर्ड उसमें क्या यूज हुआ है, फॉर कंसिडरेशन। अगर बिना कंसिडरेशन के आपने गुड्स अगर आपको मिला तो आप कंज्यूमर नहीं हो, आप कंज्यूमर तब हो जब आपने गुड्स को बाय किया फॉर कंसिडरेशन। अब कह रहा है कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड, चाहे वो कंसिडरेशन क्या हो, पेड। उसने बोला वॉशिंग मशीन 10,000 की, मैंने कहा ले 10,000 रुपए, पेड हो गया, ये भी कंसिडरेशन। दूसरा और प्रॉमिस्ड, उसने बोला 10,000 की वॉशिंग मशीन है, मैंने बोला जी पैसे आज तो नहीं है, अगले महीने जब सैलरी आएगी, तनख्वाह आएगी तब दूंगा, और आज मैंने उसको क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया। लॉ सेज कंसिडरेशन पेड भी हो सकता है और प्रॉमिस्ड भी हो सकता है, दोनों ही कंसिडरेशन माने जाएंगे। और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस, 10,000 में से 5,000 मैंने दे दिए और 5,000 बोला अगले महीने जब तनख्वाह आएगी, सैलरी आएगी तब दूंगा, इसको बोलते हैं पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस। ये भी कह रहा है कंसिडरेशन है। और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, उसने बेटा डेफर्ड पेमेंट सिस्टम निकाल दिया। डेफर्ड पेमेंट मतलब मुझसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले रहा है, मैंने बोला 10,000 की क्या बना दे, इंस्टॉलमेंट बना दे, मंथली मंथली पे कर दूंगा। लॉ कहता है जी ये कंसिडरेशन है, चाहे आप पेड करो। सुनो ध्यान से, आपने वर्ड क्या पढ़ा, जिस पर्सन ने क्या करा, बाय करा है गुड्स, किस चीज के लिए, और कंसिडरेशन कोई भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है, प्रॉमिस्ड भी हो सकता है, सर पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस्ड भी हो सकता है, और लास्ट डेफर्ड पेमेंट सिस्टम भी हो सकता है। तो कंसिडरेशन 4 तरह के हो गए बच्चों। बोलो को डाउट इसमें? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, जवाब दोगे? मैंने कार खरीदी बच्चों 10 लाख रुपए की और 10 लाख रुपए कैश काउंटर पर दे दिया, बताओ मैं कंज्यूमर हूं? बोलो। ठीक है, मैंने कार खरीदी और बदले में अपनी पुरानी कार दे दी, पुरानी कार दी, बदले में क्या करा, नई कार ले ली, बताओ मैं कंज्यूमर हूं? नहीं हूं। मैंने कंसिडरेशन कहां पे करा है? मैंने कहा बोला कंसिडरेशन मनी में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, ये भी क्या है बेटा। अब सुनो ध्यान से, लॉ कहता है पेड हो, प्रॉमिस्ड हो, पार्टली पेड हो चाहे पार्टली प्रॉमिस्ड हो, कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? कंसिडरेशन होना चाहिए। बोलो बात समझ आ गई? अब पेड है चाहे प्रॉमिस्ड है चाहे पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस्ड, बस एक चीज इसमें हटाई है, कौन सी? जहां पर आपने गुड्स को लिया बट विदाउट कंसिडरेशन, गुड्स को आपने लिया विदाउट कंसिडरेशन, वो क्या नहीं माना जाएगा? कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। ये तो एक बात होगी, इंक्लूड्स। कह रहा जी एक तो वो पर्सन कंज्यूमर जिसने गुड्स को बाय करा कंसिडरेशन, दूसरा यूजर ऑफ गुड्स with the person of permission of the person buying the goods। ऊपर में करो, मैं ये फोन लेकर आया, मैंने बाय करा गुड्स फॉर कंसिडरेशन, मैं कौन हूं? कंज्यूमर। अदिति बोले सर मुझे फोन कुछ दिन यूज करने के लिए था, मेरे पास नहीं है, मैंने इसको दे दिया, तो बताओ अदिति कौन? अदिति यूजर ऑफ गुड्स है। विद द परमिशन, अदिति ये यूज कैसे कर रही है? विद द परमिशन ऑफ पर्सन, मेरी परमिशन से जिसने क्या करा है? बाय करा है। हियर अदिति इज ऑल्सो कंज्यूमर। तो जो बाय कर रहा है फॉर कंसिडरेशन वो भी कंज्यूमर, दूसरा जो उसकी परमिशन से यूज कर रहा है वो भी कंज्यूमर। अरे बोल दो, दो समझ आई बात? पहला बताओ क्या था?
जो पर्सन बाय कर रहा है कंसीडरेशन पे करके वो तो है ही कंज्यूमर। दूसरा, अगर कोई पर्सन उसकी परमिशन से गुड्स को क्या करे, यूज करे, वो भी कंज्यूमर। एंड डज नॉट इंक्लूड, अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर कौन नहीं है। कह रहा जी ए पर्सन हु बाय द गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस, जिसने गुड्स को क्या करा, रीसेल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए बाय करा। मतलब ऊपर मुंह करो, मैं ट्रेडर हूं, मैं कौन हूं, एक ट्रेडर। पीछे से माल मैंने होलसेलर से खरीदा, आगे रिटेलर को बेच दिया। सप्लायर काइंड ऑफ होलसेलर से खरीदा, तो मैंने जो होलसेलर से बाय करा फॉर कंसीडरेशन था, क्या था वो। बट बताओ मेरा पर्पस खुद कंज्यूम करना है या रीसेल करना है। लॉ कहता है रीसेल वाला पर्सन जिसने गुड्स को बाय करा और रीसेल करने के लिए, वो कंज्यूमर नहीं है। तो सर ऊपर किसकी बात हो रही थी, जो खुद कंज्यूम करेगा उसकी बात हो रही थी। मैंने लाइव बॉय खरीदा, अरे बोलो मैंने क्या खरीदा, लाइव बॉय, और खुद उससे नहा रहा हूं, तो मैं कौन, कंज्यूमर। मैं लाइव बॉय खरीद कर और पटरी पे यहां बैठ गया और मैं बेच रहा हूं, लाइव बॉय 10 रुपए, लाइव बॉय 10 रुपए। अब मैं कौन, अब मैं कंज्यूमर हूं, बिकॉज मैंने जो गुड्स बाय करा था उसका पर्पस क्या है, रीसेल करना। जनाब बोल दो पक्का, हाँ जी। अभी आएगा बेटा वो वाला एग्जांपल। ये रीसेल वाली बात समझ आ गई। अब आपका वाला पॉइंट कमर्शियल पर्पस, मैंने कार खरीदी और मैं टैक्सी में चला रहा हूं, तो बेटा जब टैक्सी में चलाते हैं उसको बोलते हैं कमर्शियल पर्पस। मैं कहां यूज कर रहा हूं उसे, कमर्शियली यूज कर रहा हूं, पैसा कमाने के लिए। तो कह रहा है जब कोई पर्सन गुड्स को बाय करे और आगे कमर्शियल यूज करे, वो भी कंज्यूमर नहीं होता। तो फिर कंज्यूमर कौन, जो खुद, मैंने कार ली पर्सनल यूज के लिए अपने, मैं कौन, कंज्यूमर। बट मैंने कार ली टैक्सी में, तब मैं कंज्यूमर नहीं हूं। मैं टेलर हूं, मैंने वो स्टिचिंग मशीन खरीदी और उसे कपड़े सी कर सिलकर मैं क्या करूंगा, पैसा कमाऊंगा। तो जो बाइंग है मेरे गुड्स की, उसका पर्पस क्या है, रीस नहीं, कमर्शियल पर्पस। टेलर क्या करता है, वो स्टिचिंग मशीन से स्टिच करता है कपड़े, कमर्शियल पर्पस है। बट अगर मेरी मम्मी ने बोला मुझे एक स्टिचिंग मशीन ला दे, घर में छोटे मोटे क्या होता है, तुम्हारे कोई कपड़े वपड़े फट जाते हैं, मैं खुद ही क्या करूंगी, सिल दूंगी। ये बताओ क्या हुआ, ये कंज्यूमर। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, रीसेल नहीं हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, अपने ओन यूज में लिया जा रहा है गुड्स को। बट सर अगर नियर फ्यूचर ट्रेडर से परचेस किया गुड्स में प्रॉब्लम आ जाती तो कंज्यूमर ट्रेड पे ही केस करेगा। सुनो ध्यान से, जयंत का क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से क्या है। मैंने बोला कि मैंने गुड्स बेचा होलसेलर से खरीद कर, आपको बेच दिया, तो मैं तो गुड्स जो खरीद रहा हूं रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहा हूं। जैन जब भी हमको गुड्स खरीदते हैं ना बेटा, हम कभी भी सेलर के ऊपर कभी एक्शन लेते हैं, हम उसके जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। मैं अगर आईफोन खरीद कर लाया तो आईफोन जो जहां से सेल हुआ वो क्या करेगा, वो सिंपली क्या बोलेगा, सर्विस सेंटर जाओ सर। कभी वो खुद कभी लेते हैं जिम्मेवारी, वो कहते हैं जी सर हमारा काम क्या है, बस बेचना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप सर्विस सेंटर जाओ, ज्यादा प्रॉब्लम आप केस कर दो। तो मेरा केस उस शॉपकीपर के ऊपर नहीं होगा, एप्पल कंपनी के ऊपर होगा ना वो। तो ट्रेडर का कोई मतलब नहीं होता बच्चों, वो तो बस सेल करने वाला होता है। आप देखो ना कितनी सारी आप दुकान से प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई खराब निकलता है, दुकानदार कभी आप दुकानदार को नहीं बोलते भाई तू दे, वो कहता सर्विस सेंटर जा। क्या जा, मैंने थोड़े दिन पहले OnePlus की वो खरीदी ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरबड्स है, वो खराब हो गए, यहीं से OnePlus स्टोर से खरीदा। उसने बोला सर मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या करो, हमारा तो स्टोर है सेल वाला, आप क्या करो ऐसे हमारे स्टोर पर जाओ जो सर्विस सेंटर वाला है, वहां जाओ रिप्लेस कर देंगे। नहीं रिप्लेस करे आपको जो लीगल जाना, लीगल एक्शन लेना। नहीं समझे, अरे बोलो। तो ट्रेडर का बीच में कोई रोल नहीं होता। जैन समझ आया, आई होप आपका क्वेश्चन। बट आप एक ये सवाल आपका जरूर बनता है, सुनो ध्यान से। व्हाट इफ मैं एक ट्रेडर हूं, मैंने पीछे से गुड्स खरीदे और उन गुड्स में डिफेक्ट निकला और मुझे आगे क्या करने, उनको रीसेल करना है। मैंने गुड्स खरीदे और मेरे गुड्स में क्या निकला, डिफेक्ट, और मुझे आगे क्या करना है, उसे रीसेल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है भाई तू तो क्या नहीं है, कंज्यूमर है ही नहीं। मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई जो तूने मुझे गुड्स दिया था डिफेक्टेड है, कह रहा नहीं सही दिया है,
मैंने बोला नहीं डिफेक्टेड है, कह रहा नहीं सही दिया है। अब वो मेरी बात तो मान ही नहीं रहा, तो मेरे पास तो लीगल एक्शन का राइट होना चाहिए। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है, जो पर्सन गुड्स बाय करता है रीसेल करने के लिए वो क्या नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उस पर्सन को कोई राइट नहीं देता, उसके लिए बेटा आप कंपटीशन एक्ट पढ़ोगे। कंपटीशन एक्ट में बोला गया जो पर्सन गुड्स को खरीद रहा है रीसेल करने के लिए वो भी कंज्यूमर है। कंपटीशन लॉ में तुम्हारे पास एक रास्ता है रेमेडी लेने का। नहीं समझे मेरी बात, समझो ध्यान से। यहां फ्यूचर वर्ल्ड नाम से, क्या नाम से, फ्यूचर वर्ल्ड के नाम से मैंने एक स्टोर था आईफोन का, ऑथराइज सेंटर, मैंने वहां से आईफोन खरीदा। उसने मुझे आईफोन दिया, मैंने तुरंत उसके सामने आईफोन खोला, टूटा हुआ निकला। क्या निकला, मैं शॉप से बाहर आया, मैंने खोला, उसको टूटा निकला। मैंने बोला भाई देख टूटा हुआ, कह रहा मैं जी कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। या फिर उसी ने खोला, फॉर एग्जांपल मैंने, छोड़ो, उसने मुझे खोल के मेरे हाथ में फोन नहीं दिया, उसने खोला, फोन क्या निकला, टूटा हुआ निकला। अब उसने गुड्स आगे मैन्युफैक्चरर से बाय करा होगा, बोलो, आगे रीसेल करने के लिए, पर उसका गुड्स तो क्या निकला, मैं तो खरीदूंगा नहीं टूटा हुआ, मैं क्या बोलूंगा सर दूसरा पीस दो, मुझे दूसरा देगा, बस टूटे हुए पीस का नुकसान किसका हुआ, उस फ्यूचर वर्ल्ड शॉपकीपर का हो गया। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है जब ऐसे पर्सन को क्या नहीं मानेंगे, कंज्यूमर मानेंगे नहीं जो क्या कर रहा है, तो फ्यूचर वर्ल्ड तो रीसेल कर रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं है। बट इंडिया में एक और लॉ बना है कंपटीशन लॉ। कंपटीशन लॉ कहता है जी मैं रेमेडी दूंगा, आप आओ। अभी मैं वो पढ़ा नहीं रहा, बस आपको बता दिया। अभी मैं कौन सा लॉ पढ़ा रहा हूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहां पर कंज्यूमर कौन, बोलो बोलो बोलो, जो बाय कर रहा है फॉर कंसीडरेशन वो कंज्यूमर, दूसरा जो यूज कर रहा है उसकी परमिशन से वो कंज्यूमर। कौन नहीं, दो लोग हटा दो, जो रीसेल कर रहा है और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। अब इसमें ट्विस्ट आएगा एक और, अभी पहले इतनी बात समझ आ गई, चलो अभी इन रिस्पेक्ट ऑफ अभी जितना आपने पढ़ा ना इसमें ट्विस्ट आएगा। हाँ जी, इसी कमर्शियल पर्पस के ऊपर एक ट्विस्ट है, मैं अभी थोड़ी देर दो कमर्शियल पर्पस को और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि एक्चुअल में कमर्शियल पर्पस क्या है। अभी रुको 10 मिनट में ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। गुड्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कंज्यूमर पढ़ लिया, अब हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, कह रहा सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर कौन, ऐसा पर्सन हु हायर और अवेल सर्विस फॉर कंसीडरेशन। ऊपर मुंह करो, तुम लोग बताओ सर्विस अवेल कर रहे हो, मैं तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा हूं क्या, नहीं, तुम क्या कर रहे हो, कंसीडरेशन पे कर रहे हो बदले में, तुम कंज्यूमर हो जनाब। अरे बोलो, हु हायर और अवेल सर्विसेज फॉर ए कंसीडरेशन। तुम लोगों ने फीस दी, मैं सिंगापुर चला गया घूमने और 3 महीने तक वापस लौट कर नहीं आया, तुम बोल सकते हो कि सर हम कंज्यूमर है और आपने हमें सर्विस दी थी, अब आप हमें नहीं पढ़ा रहे तो हम आपके अगेंस्ट कहां जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो, बिकॉज तुम कंज्यूमर हो। पर एक बच्चा फ्री में पढ़ रहा है मुझसे, मैंने उससे फीस नहीं ली, वो मुझे आंख दिखाए, सर आप मुझे पढ़ा नहीं रहे, मैं बोलूंगा तू कौन होता है बे, बोलेगा मैं कंज्यूमर। मैं कहा बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डेफिनेशन में क्या लिखा है, हु हायर और अवेल सर्विस फॉर कंसीडरेशन। तो कंज्यूमर नहीं है, तो कंज्यूमर वही है क्लासरूम में बैठा हुआ जो क्या कर रहा है, जो कंसीडरेशन पे करके सर्विस अवेल कर रहा है। अरे बोलो यार, तो तुम क्लिनिक पे गए, डॉक्टर गए, उसने विदाउट कंसीडरेशन तुम्हारा ट्रीटमेंट करा, तुम क्या नहीं हो, कंज्यूमर नहीं हो। विद ट्रीटमेंट करा तो तुम क्या हो, कंज्यूमर हो। एग्जाम्पल के तौर पर और सुनो क्लैरिटी के साथ, तुम गए, भगवान ना करे हम जाएं, कोई और गया सरकारी अस्पताल में, दिल्ली के सरकारी अस्पताल में, जिसको अरविंद केजरीवाल साहब बोलते हैं बहुत ही क्या कर दिया हमने, अच्छा कर दिया है। आपने आए दिन सुना होगा सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाने गए, स्टोन का ऑपरेशन या हार्ट का ऑपरेशन करवाया, और ऑपरेशन करवाने के बाद डॉक्टर ने क्या करा, पेट में फोन छोड़ दिया, पेट में कैंची छोड़ दी, सीजर छोड़ दी। नहीं सुने अपने इंसिडेंट, पीछे बड़े वायरल है, बड़े होते थे, ये सरकारी अस्पतालों में जनरली होता है। टॉवल छोड़ दिया पेट में, जिससे क्या करा था, साफ सफाई की थी, उसी को क्या करा, छोड़ दिया। एक दो बार फोन छूट गए थे, एक दो बार सीजर कैंची वैसे छोड़ दी। अब तुम बोलो जी मैं तो तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लूंगा, नहीं ले सकते, क्यों, सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट फ्री होता है, तुम कंज्यूमर ही नहीं हो। कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु हायर और अवेल सर्विस फॉर। तुम बोलोगे फिर तो सर बड़ा रिस्की है सरकारी अस्पताल जाना। बेटा मैं एक लॉ पढ़ा रहा हूं, ऐसे इंडिया में हजारों लॉ हैं जो अलग अलग रेमेडी देते हैं। एक बात बताओ, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम क्या नहीं हो, कंज्यूमर नहीं हो,
पर गलत तो उन्होंने करा है ना, ये मतलब थोड़ी उनको उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा, बट मैं बोल रहा हूं कहां पर नहीं लिया जाएगा, समझे? याद रखना, लॉ में ऐसी कोई चीज है ही जो ना हो। इंडिया में एक लॉ नहीं, हजारों लॉ हैं। तभी तो बोलते हैं लॉ की फील्ड ऐसी जिसमें समुद्र है, जिसमें तुम कैरियर बनाना चाहो इजीली बन जाएगा किसी में, क्योंकि इतने सारे लॉज है बेटा, किसी में बना सकते हो तुम। तो रेमेडी मिलेगी, बस मेरा कंसर्न ये था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मिलेगी नहीं मिलेगी, आंसर इज नो। बट मैक्स हॉस्पिटल में किसी ने ट्रीटमेंट कराया, मेट्रो हॉस्पिटल में, उसमें क्या करा, डॉक्टर ने गलती कर दी। अब आप क्या कर सकते हो बेटा, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो, बिकॉज आप ये बोल सकते हो मैं कंज्यूमर हूं, मेरा इलाज गलत करा गया। इलाज करना टीबी का कर दिया कोई और, करना है टीबी का इलाज और कर दिया डेंगू का इलाज, रिएक्ट कर गया। कई बार डॉक्टर ऐसे गलत ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, तो आप एक्शन ले सकते हो ये बोलकर कि भैया सर्विस में, इसको बोलते हैं सर्विस में डेफिशिएंसी आई है। गुड्स में डिफेक्ट आता है, गुड्स में क्या आता है, सर्विस में क्या आती है, डेफिशिएंसी। तुम ये बोल सकते हो सर जब तक पैसे नहीं मिले थे आपको, बड़े आप शिद्दत से मेहनत से पढ़ाते थे, जब से हमने फीस दिया पढ़ाते नहीं। आप बोल सकते हो सर आपकी सर्विस में क्या आई है, डेफिशिएंसी है। डोंट वरी, एग्जांपल दे रहा हूं ऐसा मैं सिर्फ, अरे बात समझ। गुड्स में क्या आता है बच्चों, डिफेक्ट, और सर्विस में क्या आती है, डेफिशिएंसी। तो बताना सर्विस में कंज्यूमर कौन, जरा बताना, जिसने हायर करा, अवेल करा सर्विस को, क्या पे करके बेटा, कॉन्सिडरेशन के लिए दोबारा सेम बात बोली गई, चाहे वो कॉन्सिडरेशन कौन सा हो, पेड हो, चाहे वो कॉन्सिडरेशन प्रॉमिस्ड हो, चाहे वो कॉन्सिडरेशन पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड हो, या फिर कॉन्सिडरेशन डेफर्ड पेमेंट वाला हो। तो कॉन्सिडरेशन फिर कितने तरह के हो गए, 4 तरह के हो गए। अरे बोलो यार, बस फर्क क्या है यहां पर, क्या बोला, कंज्यूमर कौन, जिसने सर्विस अवेल करा, हायर करा फॉर कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन पेड भी हो सकता है, प्रॉमिस्ड भी हो सकता है, पार्टली पेड भी हो सकता है, पार्टली प्रॉमिस्ड भी हो सकता है, लास्ट डेफर्ड पेमेंट सिस्टम भी हो सकता है। बोलो बात समझ आ रही है, पक्का ना? आगे देखो, कह रहा है इंक्लूड्स बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विस, इंक्लूड्स बेनिफिशियरी, जो सर्विस को खुद अवेल नहीं कर रहा, बस उसका बेनिफिट उठा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे पापा आए, तुम्हारे पापा ने बोला जी फीस लो, और हमने उनके नाम पर क्या करा, बिल बनाकर दे दिया। तुम्हारे पापा ने बोला मैं जीएसटी का बिल चाहिए, हमने क्या करा, तुम्हारे पापा की फर्म के नाम पर जीएसटी बिल बनाकर दे दिया। सर्विस कौन ले रहा, तुम या तुम्हारे पापा, पर बेनिफिट कौन उठाएगा, आप लोग। तो आप कौन हो, बेनिफिशियरी, आप कौन हो। लॉ सेज जो सर्विस खुद अवेल कर रहा है वो तो कंज्यूमर है ही, दूसरा उसका जो फायदा उठा रहा है बेनिफिशियरी, वो भी कंज्यूमर है। अरे बोल दो यार, पक्का, डन ना? तो गुड्स में हमने क्या पढ़ा, जिसने गुड्स को बाय करा वो तो कंज्यूमर है ही, जो यूज कर रहा है उसकी परमिशन से वो भी कौन है, कंज्यूमर। और यहां पर हमने क्या पढ़ा, जो सर्विस अवेल कर रहा है, कॉन्सिडरेशन पे करे, वो करके वो तो कंज्यूमर है ही, दूसरा जो बेनिफिट उठाएगा उस सर्विस का बेनिफिशियरी, वो भी कौन, कंज्यूमर। आई होप क्लैरिटी है बच्चों इस बात में, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है डज नॉट इंक्लूड, कौन नहीं है कंज्यूमर में। कह रहा पर्सन हु हायर और अवेल सर्विस फॉर कमर्शियल पर्पस। अच्छा, सर्विस रीसेल नहीं होती, याद रखना, सर्विस थोड़ी रीसेल होती है। अरे बोलो यार, कभी सुना सर्विस रीसेल होती? सर्विस आप अगर मान लीजिए सर्विस यूज कर रहे हो, किस पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए। सर मतलब बताओ कोई एग्जांपल। आप सर्विस ले रहे हो, एक बात बताओ, ये मेरे पास जियो की सिम है, वोडाफोन की सिम है, और मैं खुद कंज्यूम करता हूं, पर्सनल यूज करता हूं, मैं कंज्यूमर। बट अगर मैंने ये क्या कर रहा है, सिम डलवा रखी है और सबको बोल रखा है, ये वो पुराने टाइम में आप आजकल तो चलते नहीं, एसटीडी पीसीओ, बड़ा भला जमाना था वो, तो तुमने शायद देखा करा कब एसटीडी से फोन जाकर ऐसे घुमाकर 2 4 पूरा राउंड घूमता था, नहीं करा, उसका अलग जमाना था। तो मान लीजिए मैंने फोन लिया और मैं इससे कमर्शियल अपना कोई फोन डायल नहीं करता, एसटीडी, यहां पर मैंने टैग लगा लिया 2 रुपए प्रति मिनट की दर पर आप क्या करें, कॉल करें, और रास्ते में जहां जाता हूं मुझे रोक कर बोलते हैं सर फोन देना, फोन करना है। बताओ मैं सर्विस अवेल कर रहा हूं क्या करने के लिए,
कमर्शियल पर्पस के लिए, मैं कंज्यूमर नहीं हूं इस बार। मैं कंज्यूमर तब हूं जब मैंने क्या करा, खुद सर्विस को क्या करा, अवेल किया, तब मैं कौन हूं, कंज्यूमर। अगर मैं उससे क्या कर रहा हूं, कमर्शियल पर्पस में यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या नहीं हूं, कंज्यूमर नहीं हूं। बोलो यार, समझ आ गया। आज के टाइम पर एसटीडी नहीं है। एक वक्त होता था मोबाइल फोन किसी किसी के पास होता था, घर में लैंडलाइन होता था बीएसएनएल वाला या एमटीएनएल वाला, और किसी किसी के पास मोबाइल होता था, वो किसी किसी के पास वो भी नहीं होता था, एसटीडी से जाकर फोन करते थे। पीले रंग का गेट होता था और 2 रुपये या 1.5 रुपये प्रति मिनट क्या करते थे, वो कॉल की चार्जेस लेते थे। और बाहर मीटर लगा होता था, जितने मिनट आप बात करते हो वहां बिल लिखा होता था कि 2 रुपये हो गए, 4 रुपये। तो बंदा बात कम करता, ध्यान वही देता था, कितने हो गए भाई, क्यों। तो अगर आप कर रहे हो सिस्टम, तो बेटा ये क्या है, कमर्शियल पर्पस है। चलो एक बार सर्विस पॉइंट से बताना, कंज्यूमर कौन, जो हायर कर रहा है, अवेल कर रहा है फॉर कंसीडरेशन, वो कंज्यूमर। दूसरा जो बेनिफिशियरी, उसका बेनिफिट उठा रहा है, वो भी कंज्यूमर। और एक्सक्लूड कर दो कौन, जो पर्सन क्या कर रहा है, कमर्शियल पर्पस के लिए सर्विस अवेल कर रहा है। सारी डेफिनेशन कंप्लीट होगी, आपको समराइज भी होगा। देखो ऊपर मुंह करो। गुड्स पॉइंट ऑफ व्यू से 2 कंज्यूमर, पहला जिसने गुड्स को बाय करा फॉर कंसीडरेशन वो कंज्यूमर, दूसरा जो यूज कर रहा है उसकी परमिशन से वो कंज्यूमर। एक्सक्लूड कर दो 2 कौन, रीसेल करने वाला, कमर्शियल पर्पस वाला। जो रीसेल के लिए खरीद रहा है और कमर्शियल पर्पस के लिए खरीद रहा है वो भी कंज्यूमर नहीं है। सर्विस में बताओ कौन, 2 लोग इंक्लूड करने हैं। पहला जो हायर अवेल कर रहा है फॉर कंसीडरेशन वो कंज्यूमर, दूसरा जो बेनिफिट उठा रहा है बेनिफिशियरी वो कंज्यूमर। एक्सक्लूड एक करोगे कौन, जो कमर्शियल पर्पस के लिए सर्विस को अवेल कर रहा है। वेरी गुड बच्चों, समझ आ रहा है। अब थोड़ी सी बात किसके ऊपर करते हैं, नहीं कमर्शियल पर्पस के ऊपर। अब मैं आपको कमर्शियल पर्पस के बारे में बता रहा हूं, आप लिखना मत बच्चों, समझना पहले। अब मैं आपको किसके बारे में बताने वाला हूं, ये पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा अभी जो आपने पढ़ा है। कमर्शियल पर्पस लॉ कहता है, कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड, commercial purpose does not include use by a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood. For the purpose of his livelihood by means of self-employment. ठीक है जी, आगे और लिखो। ए परचेजर ऑफ गुड्स can be said to be for a commercial purpose, only if the goods have been purchased
for being used, goods have been purchased for being used in some profit making activity, in some profit making activity. दूसरा, there is a clause and direct nexus, there is a close and direct link between purchase of goods and profit making activity, and profit making एक्टिविटी. नोट करो बच्चों इसको जल्दी से, फिर समझाता हूं. लिख लिया? चलो पहले समझो फिर लिख लेना बेटा. कमर्शियल पर्पस को ना लॉ मेकर ने क्लैरिफाई करा एक चीज से कि क्या कमर्शियल पर्पस में आता है और क्या नहीं आता. पहले मैंने बताया कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड, फिर मैंने बताया कमर्शियल पर्पस इंक्लूड. पहले मैंने बताया कमर्शियल पर्पस में क्या नहीं आता. लिखो मत बेटा, पहले समझो. कह रहा है यूज बाय ए पर्सन ऑफ गुड्स बॉट. कह रहा है अगर आपने गुड्स खरीदे और गुड्स को आपने यूज करा कमर्शियल पर्पस में, एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इज लाइवलीहुड. आप गुड्स को कमर्शियली क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, बट उससे आपका क्या चलता है, लाइवलीहुड. और बेटा वो आपका क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो वो कमर्शियल पर्पस नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पर सुनो भाई, मैंने CSVS नहीं कर रखी, मैंने गाड़ी खरीदी, मैं ड्राइवर हूं, मैंने गाड़ी खरीदी, टैक्सी में चलाऊंगा, मेरे को वही आता है, ड्राइविंग आती है, और मैंने टैक्सी में चलाकर उसी से अपने घर का क्या करना है, पेट पालना है. मेरे घर का जो जीवन है, जो हमारी कमाई का सोर्स है, वो यही है कि हमने गाड़ी खरीदी, उसको मैं टैक्सी में यूज करूंगा, वहां से जो पैसा आएगा उससे मेरा क्या चलेगा, घर. तो आपको लगता बेटा ये गुड्स मैंने परचेज करे और इसको मैं क्या यूज करूंगा, कमर्शियल, बट ये कमर्शियल पर्पस मेरा लाइवलीहुड है और इससे मेरा क्या हो रहा है बेटा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. कह रहा लॉ कहता है इसको हम कमर्शियल पर्पस नहीं मानेंगे. जब इसको कमर्शियल पर्पस नहीं मानेंगे तो मैं क्या माना गया, कंज्यूमर माना गया, क्योंकि ऊपर हमने कमर्शियल पर्पस वाला पर्सन को कंज्यूमर से हटाया था, बट इसने बोला ऐसा पर्सन जो कमर्शियल पर्पस में यूज कर रहा है लाइवलीहुड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पर, उसको मत एक्सक्लूड करो. वो कमर्शियल पर्पस है ही नहीं, और आप क्या बन गए, कंज्यूमर बन गए. तो सर फिर कब मानेंगे कमर्शियल पर्पस, सुनो ध्यान से. कह रहे परचेजर ऑफ गुड्स, जो आपने गुड्स परचेज करे हैं, कैन बी सेड टू बी कमर्शियल पर्पस. माना जाएगा तुमने क्या करा है, कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदे. बेटा लिखो मत, पहले समझो. माना जाएगा तुमने गुड्स कैसे खरीदे हैं, सुनो ध्यान से. अगर तुमने गुड्स खरीदे एक प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी के लिए, और आपने जो गुड्स परचेज किए हैं और प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी, इन दोनों के बीच में लिंक है. एग्जांपल सुनो, मैंने 10 कार खरीदी. कितनी कार खरीदी, 10 ड्राइवर ढूंढे और उनको काम पे लगाया. मुझे बात बताओ, लाइवलीहुड मेरा 1 से चलता है 10 से चलता है, नहीं, लाइवलीहुड किससे चलता है, 1 से चलता होगा. 10 मैंने क्यों खरीदी, आपको लगता है मैं प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी कर रहा हूं उससे, बोलो. मैंने गुड्स खरीदे और गुड्स को मैंने 10 खरीद कर क्या करा, 10 ड्राइवर को दिए, बहुत कमा कर मुझे देंगे, मतलब उससे मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. तो कह रहा है जहां पर आप गुड्स खरीदो और उस कमर्शियली यूज करो और उससे प्रॉफिट कमाओ, और आपका गुड्स खरीदना और आपका प्रॉफिट कमाने के बीच में लिंक है, कहीं भी लाइवलीहुड नहीं है. आपका लाइवलीहुड तो चल रहा है अच्छे से, बट आपने वो गुड्स को खरीदा और कमर्शियली यूज करा किसके लिए, प्रॉफिट के उद्देश्य से. कह रहा है ये कमर्शियल पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस है. और यहां पर जो आपने गुड्स खरीदे, यहां पर आप क्या नहीं माने जाओगे, कंज्यूमर. तो मैंने 10 कार खरीदी और आगे उनको क्या करा, टैक्सी में लगाया, और कार खरीदने का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट कमाना, मतलब परचेज ऑफ गुड्स
और प्रॉफिट मेकिंग के बीच में क्या है? लिंक है ना। कह रहे जहां पर परचेस करा और प्रॉफिट कमाना उसके बीच में लिंक है, तो माना जाएगा ये क्या है? कमर्शियल पर्पस है। और जहां पर कमर्शियल पर्पस होता है वहां पर आप कंज्यूमर नहीं होते। अब मैं कुछ एग्जांपल मतलब कुछ सवाल पूछूं, जवाब दोगे? चलो, मैं एक टेलर, मैं कौन? टेलर, और मैंने एक स्टिचिंग मशीन खरीदी और उससे मैं कपड़े स्टिच करता हूं और उससे पैसा आता है और मेरा घर उससे चलता है। बताओ मैं कंज्यूमर हूं? ये लाइवलीहुड के लिए मैंने खरीदी है। क्या खरीदी है? लाइवलीहुड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर ये कमर्शियल पर्पस क्या नहीं है? कमर्शियल पर्पस है ही नहीं, और मैं क्या माना जाऊंगा? कंज्यूमर माना जाऊंगा। वेरी गुड बेटा, लाइव वालों बच्चों, सबका सही जवाब। अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब देना सारे बच्चे। अगर मैंने 10 स्टिचिंग मशीन खरीदी, क्या खरीदी मैंने? 10 स्टिचिंग मशीन खरीदी और मैंने 10 टेलर लगाए और वो क्या कर रहे हैं? मुझे प्रॉफिट कमा कर दे रहे हैं। अब बताओ ये कमर्शियल पर्पस है और क्या मैं कंज्यूमर हूं? ये कमर्शियल पर्पस है और मैं कंज्यूमर नहीं हूं। ठीक है बच्चों, क्लैरिटी आ रही है बच्चों? पक्का सबको समझ आ रहा ना? तो कब कमर्शियल पर्पस है और कब कमर्शियल पर्पस नहीं है? सिंपल तरीका सुन लो दोबारा से, ऊपर मुंह करो। अगर आपने गुड्स खरीदे और कमर्शियल पर्पस में यूज कर रहे हो तो हमें यह चेक करना है वो कमर्शियल पर्पस है नहीं है। तो सिंपल रूल पहला, अगर लाइवलीहुड के लिए खरीदे हैं जिससे आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चलता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो वो कमर्शियल पर्पस नहीं है और आप कंज्यूमर हो। अगर आपने गुड्स प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदे हैं, कमर्शियल आपका लाइवलीहुड नहीं है उससे, गुड्स आपने प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदे, लाइवलीहुड नहीं है आपका, फिर वो कमर्शियल पर्पस है और आप कंज्यूमर इस बार नहीं हो। आपका बेटा डाउट क्लियर हुआ? यही था। ये बेटा तूने ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो एग्जामिनेशन वाला है। जो क्वेश्चन तुमने पूछा ना, इसके ऊपर केस लो है, ट्रैक्टर वाला। बताता हूं इनका सवाल सुनो। इन्होंने बोला मैंने कार खरीदी, 3 दिन मैं चलाता हूं, 3 दिन उसको मैं लेट आउट कर देता हूं। मेरा अब आपसे सवाल है, आपने जब वो खरीदी थी प्राइम उद्देश्य क्या था आपका? बस जब इन्होंने खरीदी थी इनका उद्देश्य था अपने लिए यूज करना। जब वो खाली टाइम होता है दे देते हैं किसी और को, ये कमर्शियल पर्पस नहीं है। एक बात बताओ, प्राइम मोटो क्या था इनका? प्राइम मोटो लाइवलीहुड। और जब चीज खाली पड़ी है तो 2 पैसे कमा कर दे रहे, तो क्या मारा है? तो वो कमर्शियल पर्पस थोड़ी हुआ, क्योंकि प्राइम उद्देश्य इनका क्या है? वो प्राइमरी यूज करना, खुद यूज करना, तो ये कमर्शियल पर्पस नहीं आया। बट ये क्या करते हैं? आइडल टाइम में उसको रेट आउट कर देते हैं, वो कमर्शियल पर्पस नहीं है। एग्जांपल के तौर मेरी बिल्डिंग है, अब देखो 3 पूरी फ्लोर ये हो गई, एक बिल्डिंग 3 फ्लोर की, एक वो गया 4 फ्लोर हो गए हम पे। अब 4 फ्लोर संडे को क्या होता है, वो MLM वाले आते हैं। MLM वाले पता आपको, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमवे वाले, वेस्टीज वाले, वो कहते हैं सर आपका हॉल दे दो हमें, बड़ा अच्छा हॉल है आपका, माइक भी लगा हुआ है, प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है। हम 3-4 वो उनके लड़के से आते हैं, उनको वो क्या करते हैं, सेमिनार करते हैं, कह रहा हम इनको मोटिवेट करेंगे, हम आप हमें 4 घंटे के लिए दे दो, हम आपको 4000 रुपये देंगे इस रूम का। अब मैं किसी संडे आया और उसने बोला सर मुझे संडे दो 4 घंटे के लिए, बंद पड़ा, शटर उठाकर उसको दे दिए, 4000 रुपये कमाई होगी, तो क्या मारा है? पर तुम ये बोलोगे कि सर आपने तो यही काम करने के लिए रखा है। अरे नहीं भैया, मंडे टू सैटरडे मेरी क्या होता है? क्लासेस। मेरा मेन उद्देश्य क्लासेस देना है या फिर ऐसे लेट आउट करना है? आइडल टाइम में उसको मैं देता हूं, ये तो नहीं मैं क्लास खत्म करके क्लास छोड़कर हमेशा महीने भर उसको दे रहा हूं। अगर मैं यही काम करता फिर उसको क्या माना जाता? कमर्शियल पर्पस। वो जब आइडल पड़ी होती जगह तो हम दे देते हैं उसको, और 3-4 हजार रुपये एक दिन का देते हैं, क्या मारा है? चाय पानी का खर्चा निकल जाता है। अरे बोलो। हाँ जी, नहीं, वो इसमें क्या कंज्यूमर है? इसमें वो क्या सर्विस दे रहा हूं उसको मैं? हाँ, इसमें क्या सर्विस है? मेरी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है उसको। सर्विस तब होती मैंने उसको कमिटमेंट कर रखा था, तुम्हें ये भी दूंगा वो भी दूंगा, मैंने तो कुछ नहीं बोला, जो ऑलरेडी है बस यही दूंगा। वो तो ऑन पेपर लिखा होगा ना, जब सब कुछ ये सर्विस आपको दी जाएंगी तब माना जाता ना।
कि सर्विस में डेफिशिएंसी है, मैंने कुछ कमिट ही नहीं करा तो सर्विस में डेफिशिएंसी कभी आएगी नहीं। समझे? तो ये देखा जाएगा आपका, जैसे क्वेश्चन था कि आप परचेजिंग किस लिए कर रहे हो। अगर आप परचेज कर रहे हो प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो आप चलेंगे कमर्शियल पर्पस में, और अगर आपने ये बोल दिया कि मैंने परचेज किया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, लाइवलीहुड के लिए, फिर आप चलेंगे कंज्यूमर में, फिर आप कमर्शियल पर्पस में। कमर्शियल पर्पस नहीं है। पहले बहुत होता था बच्चों, हम सैटरडे संडे बहुत सारे वो आते थे, अब भी आते हैं पर हम नहीं आते, अब संडे छुट्टी करते हैं। अब 3-4 हज़ार के चक्कर में थोड़ी आएंगे। जैसे मैं किसी दिन आया काम के लिए और वो आ गए तो उनको दे दिया, 3-4 हज़ार बन गए, बैठे बैठे ऑफिस में खाली पी ली, क्या माड़ा है। बट आप ये नहीं बोल सकते सर आप क्या कर रहे हो, उससे कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो। वो तो मैंने वो तो क्या है, एक्स्ट्रा इनकम होगी भाई, वो ये नहीं, मेरा कमर्शियल पर्पस थोड़ी काम, वो ना आता तो मेरे को कुछ हो थोड़ी रहा था, वो तो मैंने बस क्या उसको दे दिया, लेट आउट कर दिया आइडल टाइम में। ये चेक कर देगा उद्देश्य क्या आपका खरीदने का। इसके ऊपर बेटा केस लॉ जो आपने पूछा है क्वेश्चन, और ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन में केस लॉ भी है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है। और केस का नाम है भूपेंद्र जंग बहादुर गुन्ना। जो आपने कार बोला बस वहां पर ट्रैक्टर वर्ड यूज हो जाता है कि उसने ट्रैक्टर खरीदा और कुछ दिन खुद यूज कर रहा है, कुछ दिन क्या कर रहा है, वो लेट आउट कर रहा है। और ये बोला गया खुद यूज करने के लिए उसने खरीदा था, तो इसलिए वो कमर्शियल पर्पस नहीं माना गया। बट अगर उसने खरीदा ही किस लिए होता, कमर्शियल मतलब लेट आउट करने के उद्देश्य क्या होता है, लेट आउट करना, फिर वो कमर्शियल पर्पस माना जाता और वो कंज्यूमर नहीं माना जाता। आई होप क्लैरिटी आ रही है बच्चों, क्या कमर्शियल पर्पस में आता है, क्या कमर्शियल पर्पस में नहीं आता। लाइव वाले बच्चों एक बार जल्दी से बता दो, क्लैरिटी आ गई। जिन बच्चों ने नहीं लिखा वो लिख लीजिए कमर्शियल पर्पस के बारे में। लाइव वाले बच्चों क्लियर है या कोई डाउट है? चलिए ठीक है बच्चों, ये नोट कर लो बच्चों जल्दी से। एक बार कंज्यूमर की डेफिनेशन बता दोगे सारी, याद हो गई? बताओ कंज्यूमर को दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है हमने, पहला गुड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा गुड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितने कंज्यूमर? दो। पहला जिसने बाय करा फॉर कंसीडरेशन वो कंज्यूमर, दूसरा जो यूज कर रहा है उसकी परमिशन से वो कंज्यूमर। हटा दो दो, एक्सक्लूड कर दो दो, कौन कौन से? जिसने गुड्स बाय करा रीसेल के लिए वो कंज्यूमर नहीं है, जिसने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करा वो भी कंज्यूमर नहीं है। अच्छा सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कंज्यूमर? दो। जिसने हायर करा अवेल करा फॉर कंसीडरेशन वो कंज्यूमर, दूसरा बेनिफिशियरी जो है वो भी कंज्यूमर। हटा दो एक्सक्लूड कर दो, कितने? एक। जिसने सर्विस को अवेल करा फॉर कमर्शियल पर्पस वो कौन नहीं है? कंज्यूमर नहीं है। बोल दो यार। फिर हमने पढ़ा कमर्शियल पर्पस, कब कमर्शियल पर्पस माना जाएगा, कब कमर्शियल पर्पस नहीं माना जाएगा। सिंपल थ्योरी है बच्चों, अगर गुड्स को बाय करने का ऑब्जेक्टिव लाइवलीहुड है तो वो कमर्शियल पर्पस नहीं है और आप कंज्यूमर हो। और अगर बाइंग ऑफ गुड्स लाइवलीहुड के लिए नहीं है, बाइंग ऑफ गुड्स प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी के लिए, देन कमर्शियल पर्पस इज कमर्शियल पर्पस एंड यू आर नॉट ए कंज्यूमर। वेरी गुड बच्चों, याद हो गया पक्का ना? बताओ मैं चैप्टर का कौन सा पार्ट पढ़ा रहा हूं? पहला पार्ट पढ़ा रहा हूं, 4 पार्ट में पढ़ना ना चैप्टर ये वाला। बोलो कौन कौन सा पार्ट? डेफिनेशन, काउंसिल, अथॉरिटी, कोर्ट। मैं सिर्फ पहले पार्ट की पहली डेफिनेशन पर आया हूं, कंज्यूमर। कैसा लगा? अच्छा समझ आया पक्का ना? नोटिंग कर लिया आप लोगों ने? चलो अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक जितनी बातें पढ़ी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम? 2019। इससे पहले कौन सा था? तो 1956 क्या हुआ? रिपील्ड, और उसकी जगह पर क्या है? 2019। अच्छा
इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सरकार ने क्या बनाई है, 3 लेवल पर क्या बनाई है, क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाई है। क्या बनाई है, क्वासी जुडिशियल बॉडी, जो कहां कहां पर मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर मिलेगी। ठीक है, 3 क्वासी जुडिशियल बॉडी मिलेगी, 3 क्वासी जुडिशियल बॉडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। फिर हमने पढ़ा कि इस एक्ट को 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे हम। पहला डेफिनेशन पार्ट, दूसरा काउंसिल पार्ट, तीसरा अथॉरिटी पार्ट और फोर्थ कोर्ट वाला पार्ट। और सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ ली, कौन सी, कंज्यूमर वाले। आ रही बात समझ। बहुत सारे केस लो पढ़ेंगे बच्चों हम इसमें, बहुत सारे केस लो पढ़ेंगे, उसके बाद जाकर एक्ट कंप्लीट होगा। साथ साथ बहुत सारे केस लो है। आई मैंने कंज्यूमर की डेफिनेशन पढ़ाई है, अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्या है, केस लॉज है, वो अब लिखिए बेटा। ये आप लोगों ने लिख लिया बेटा, पहला कमर्शियल पर्पस पूरा लिख लिया ना। अब कुछ केस लॉ लिखिए बेटा इसके ऊपर। पहले केस का नाम लिखिए, इन भूपेंद्र जंग बहादुर गुन्ना भूपेंद्र जंग बहादुर गुन्ना वर्सेस रीजनल मैनेजर एंड अदर्स वर्सेस रीजनल मैनेजर एंड अदर्स। लिखो एंड अदर्स। ए ट्रैक्टर परचेज्ड primarily to till the land of the purchaser, and let out on hire during the idle time. Let out on hire during the idle time to till lands of other would not amount to commercial use. Would not amount to commercial use. देखो यही वाला सवाल जो आपने पूछा था बेटा, यही वाला इसमें लिखा है। क्या लिखा है, ट्रैक्टर परचेज प्राइमरली टू टिल द लैंड ऑफ परचेजर। ट्रैक्टर परचेज हुआ लैंड को टिल, खेती बाड़ी के लिए, परचेजर के लिए। लेट आउट ऑन हायर, और उसको क्या कर दिया, हायर पे दे दिया ड्यूरिंग आइडल टाइम। वर्ड क्या यूज हुआ है, खाली टाइम में लेट आउट कर दिया। टू टिल द लैंड ऑफ अदर वुड नॉट अमाउंट टू कमर्शियल यूज, क्या नहीं माना जाएगा ये। और बेटा दिस इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा गया। जो केस लॉ है बेटा, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, पूछा गया कि कमर्शियल पर्पस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक और केस लो का नाम लिखो, ए नारासामा वर्सेस
LIC, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लिखो, द विडो being the beneficiary, the widow being the beneficiary of services is a consumer. Under the act, under the act, and is entitled to be compensated, and is entitled to be compensated for the loss suffered by her due to negligence, of the LIC, ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ दी LIC। लिख लिया। देखो बेटा एक बात बताओ, अकाउंट खुलवाते हैं हम कभी कभी, अकाउंट खुलवाते हैं तो बेटा अकाउंट में क्लॉज होता है नॉमिनी, डालते हैं नॉमिनी। क्या होता है नॉमिनी का काम कि कल को वो खाता धारक जो अकाउंट है जिसका, उसकी डेथ हो जाती है तो उस पैसे पे कानूनन हक किसका होता है? नॉमिनी का। एक पर्सन ने LIC पॉलिसी ली, ठीक है, उसकी डेथ के बाद क्लेम किसको मिलेगा? नॉमिनी को। उसकी वाइफ होगी वो, तो क्या विडो बेनिफिशियरी नहीं हुई? और LIC अगर क्लेम देने से मना कर दे ये बोल के कि तुमने पॉलिसी थोड़ी ली, तुम्हारे हस्बैंड ने पॉलिसी ली थी, वो मर गया, तो क्लेम तुम्हें क्यों मिलेगा? तो वो बोलेगी भैया मैं भी कंज्यूमर हूं, क्योंकि इस क्लेम का बेनिफिट किसे मिलना है? आफ्टर डेथ मुझे मिलना है। अगर भैया डेथ तक लाइफ टाइम तो उनको मिलना था हस्बैंड को, उनकी डेथ के बाद ये बेनिफिट किसको मिलेगा? नॉमिनी को। बोलो, तो वो विडो जो है वो क्या है? उस पॉलिसी की बेनिफिशियरी है। और बेनिफिशियरी भी क्या माना जाता है? कंज्यूमर। LIC मना कर रही थी तो उसने LIC को ऊपर केस डाल दिया कि मैं कौन हूं? बेनिफिशियरी उस पॉलिसी के, देयरफॉर आई एम आल्सो ए कंज्यूमर एंड आई एम आल्सो एंटाइटल्ड टू गेट कॉम्पनसेशन। और केस जीत गई वो। गलत बताया सही बताया? सही है भाई, क्योंकि जो भी कौन है बेटा, जो भी बताओ कौन है? बेनिफिशियरी है। जो भी क्या है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अकाउंट में जो अकाउंट होल्डर में जो नॉमिनी होता है वो कौन होता है? बेनिफिशियरी। उसको क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो ऐसे ही बेटा पॉलिसी में एक पर्सन की पॉलिसी के बाद उसकी डेथ के बाद जो विडो है उसको बेनिफिट मिलेगा बीइंग स्पाउस, तो इसलिए वो बेनिफिशियरी कंज्यूमर है, इसलिए वो एंटाइटल्ड है कॉम्पनसेशन के लिए। केस समझ आ गया? दो केस पढ़ा है। पहला केस कौन सा पढ़ा है? कमर्शियल पर्पस वाला। पहला केस कौन सा था? क्या कमर्शियल पर्पस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। दूसरा केस कौन सा पढ़ा है? क्या बेनिफिशियरी कंज्यूमर है? आंसर इज यस। बोल दो यार, आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। अब एक दो केस बेटा और है जो रिलेट करते हैं आगे वाले टॉपिक से, हालांकि केस लोग बहुत पढ़ेंगे। कंज्यूमर की डेफिनेशन से दो केस है बेटा, याद रखने आपको। एक तो भूपेंद्र जंग बहादुर गुन्ना वाला और एक नारासम्मा वर्सेस LIC ऑफ इंडिया वाला। बताओ यहां तक किसी का कोई डाउट? नोटिंग कर लिया? आज के लिए बहुत है बच्चों। इतना क्या क्या पढ़ लिया हमने? सबसे पहले बेसिक्स पढ़ा हमने, एक्ट लाया क्यों गया, एक्ट रिपील क्यों करा गया, इससे पहले जो एक्ट था उसको खत्म करके एक्ट क्यों रिपील हुआ, ये पढ़ा। दूसरा हमने फिर क्या पढ़ा? एक्ट कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे ये जाना, 4 पार्ट्स में। और फिर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी कंज्यूमर की और उसके साथ 2 केस लॉ पढ़ लिए। तो आज बच्चों इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मेरी EBCL के नेक्स्ट क्लास से मेरी क्या होगा? SLCM EBCL दोनों। EBCL में एक चैप्टर हमने शुरू कर दिया है। बताओ कौन सा पार्ट शुरू करा हमने?
पार्ट थर्ड शुरू करा और पार्ट थर्ड में कौन सा लॉ शुरू कर दिया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अभी आपकी नेक्स्ट जो सेशन है वो एफएम के और सीएमए के सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मेरे क्या होंगे? दोनों सेशंस होंगे, ईबीएसएल का भी और एसएलसीएम का भी। आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। 10 मिनट बाद दोबारा आपकी क्लास है, लाइव वाले बच्चों आप दोबारा जुड़ने आना। बाय बाय बच्चों।